Okay, very good morning all of you. So we are kick-starting our audit revision series. Now, obvious बात है, audit इतना gigantic syllabus है, ठीक है? और इसका रिवीजन अपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को पहले प्लान कर लेना चाहिए। जैसे अपने ऑडिट में पहले जब रियल ऑडिट होता है तो अपने पहले ऑडिट प्रोग्राम बना लेते हैं ना, प्लान एंड प्रोग्राम। तो वैसे अपने को भी प्लान एंड प्रोग्राम बना लेना चाहिए एंड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड कर लेना चाहिए ऑफ द ऑडिट रिविजन। ओके, so the plan and program of audit revision will be something of this sort कि देखो भाई, सबसे पहले हम आपको ऐसे 200 सीरीज का जो 9 स्टैंडर्ड्स है, 200 सीरीज में टोटल 9 स्टैंडर्ड्स है, वहीं से स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। वो हम पूरा 9 का 9 स्टैंडर्ड जो है अभी आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा ना, ऐसे का अगर हम ऐसे फर्स्ट सीरीज 200 सीरीज का पूरा 9 का 9 स्टैंडर्ड्स रिवीजन करवा दे रहे हैं तो एक ऐसे पढ़ने का बूस्ट मिल जाता है, ठीक है? और जो अपना ऐसे का 700 सीरीज है वो आप मेरे YouTube में ऑलरेडी अपलोडेड है, लगभग 3.5 घंटे का लेक्चर है, आप वो आराम से देखिए, ठीक है? लगभग 3.5 घंटे का लेक्चर है, वो आप आराम से देखिए, उससे आपका पूरा ऐसे 700 सीरीज जो है वो कवर हो जाएगा। सो एक हो गया ऐसे 200, ठीक है? ऐसे 200 में जो सीरीज है, तो जो 200 से लेकर के 299 तक का सीरीज है 9 स्टैंडर्ड्स, वो तो अभी हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। फिर बचा आपका जो ऐसे 700 सीरीज में जो आपका 6 स्टैंडर्ड्स है, वो जो है वो आप लोग YouTube जो है उस माध्यम से रिवीजन कर लीजिए। तो मोटा मोटी आप देखेंगे 15-16 स्टैंडर्ड जो है वो फटाफट रिवीजन हो जा रहा है, तो एक बूस्ट मिल जाएगा आपका स्टैंडर्ड्स वाला पोर्शन को। ये हो गया स्टैंडर्ड्स वाला पोर्शन का बात। अब आप बोलेंगे कि सर 300, 400, 500, 600 वाला सीरीज भी रिवीजन करवा दो, तो फिर बेटा देखो दिक्कत ये हो जाएगा कि मतलब एक लिमिटेशन होता है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, विच इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आई होप यू नो दिस। So limitation with respect to time and cost will come into picture. मतलब दोनों limitation, time also and cost also. So that limitation will come into the picture. So normally आप देखेंगे कोई अगर रिवीजन क्लास ले रहा है तो 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, बट मेरे यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन क्लासेस रहेगा उसे पूरा 200 सीरीज का रिवीजन करवाएंगे। 700 सीरीज आपको यूट्यूब माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। इसके अलावा हम आपको 1000 टाइम्स, जिन लोग मेरे से क्लासेस लिए हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे से क्लासेस लिया है, 1000 टाइम्स मैंने आपको बताया है कि भाई चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4, यू अंडरस्टैंड, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4, इससे आपके एग्जाम में कम से कम 30 से 40 नंबर का आएगा। 30 to 40 मार्क्स कहीं नहीं गया, स्ट्रेट फ्रॉम चैप्टर 1 से चैप्टर 4। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस चैप्टर्स। तो ये चैप्टर 1 से चैप्टर 4, लगभग चैप्टर 1 से चैप्टर 4 250 से 300 क्वेश्चन मेरे मैथ में है। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 का 250 से 300 क्वेश्चन, जो हम लोग हर टर्म में मैथ में जो 250-300 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से चैप्टर 4, हम लास्ट में गोदी में बैठा करके लोगों को पढ़ाते हैं। बट क्या होता है, बच्चे मैक्सिमम बच्चे टर्म डेफर कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा के कारण हो सकता है छोटा हुआ रहे। किन लोग कर रखा है, एक बार हाथ उठा करके दिखाओ तो। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 जो लगभग 250 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, जिन लोग कर रखा है, फुल हैंड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो लास्ट टू लास्ट टर्म तक, मतलब पिछला 2 टर्म तक, मतलब जिन्होंने मई 19 के ट्यूशंस लिए, नवंबर 18 के ट्यूशंस लिए, मई 19 एंड नवंबर 18, उन लोगों को तो ये पूरा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवाया गया। उसके पहले हम होमवर्क देते थे, ठीक है, थोड़ा क्लास वर्क, थोड़ा होमवर्क, फिर जो होमवर्क होता था वो कभी बच्चे करके नहीं आते थे, तो हमको समझ में आ गया कि इट्स बेटर नॉट टू गिव द होमवर्क, बिकॉज अल्टीमेटली वो उन लोग करेगा नहीं और एग्जाम में फिर सीधा क्वेश्चन आएगा। और फिर जब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, वहीं से फिर हम पेपर एनालिसिस बना करके डालेंगे कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैथ से था, तो फिर वही बच्चा जो है उसको हर्ट होगा, सेम बच्चा को हर्ट होगा, क्योंकि उसने कभी होमवर्क नहीं किया। और फिर जब हम बता रहे हैं कि ये देखो मैथ का ये वाला क्वेश्चन है, तो फिर उसको हर्ट होगा, हर्ट भी होगा और थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, दोनों आएगा। हाँ, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये तो हम लोग किए नहीं थे, तो भाई होमवर्क दिया गया तो तुमने किया नहीं था। प्रोफेशनल कोर्स है, लेक्चर्स हो सकता है, उसका क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है, बट 100% पॉपुलेशन एक एक क्वेश्चन क्लास में बैठ करके डिस्कस करना, इट टेक्स टाइम। सो व्हिच आई हैव गिवन इन द लास्ट टर्म एंड द लास्ट टू लास्ट टर्म। लास्ट 2 टर्म से तो सारे क्वेश्चन जो है वो क्लास में डिस्कस किया, होमवर्क नहीं दिए। अब देखेंगे जैसे चैप्टर नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें,
पूरा नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट देखते चलो। ये रिवीजन नहीं हो रहा है, बच्चे बोल रहे रिवीजन चालू हो गया, नहीं अभी चालू नहीं हुआ, मतलब बहुत ही फास्ट रिवीजन हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 ये रहा, यहां से अब ये चैप्टर 1 का यहां से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। जिन लोग करंट में मे 19 में ट्यूशन लिया हाथ उठाओ, फुल हैंड। कितना होमवर्क दिए, सच सच बताओ, मां सरस्वती देख रही है, अरे फटाफट बताओ मुंह खोल करके। हाँ, A to Z सारा क्वेश्चन क्लास में से, एक भी होमवर्क नहीं दिए, बट उसके पहले के पहले टर्म में होमवर्क देते थे कि भाई 10 क्वेश्चन हम करवाए, 10 क्वेश्चन तुम भी कर, बोला हम क्यों करें, पैसा नहीं है, नहीं करेंगे, जबकि सेम क्वेश्चंस रहता था, सिमिलर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट का भी उतना गलती नहीं है, गलती है नहीं, समझ में आया। तो स्पून फीडिंग का इतना आदी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जब आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क दिया है तो होमवर्क करना चाहिए, बट बच्चे क्या है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का होमवर्क करने में अपना शान समझते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स का होमवर्क, हाँ थ्योरी का होमवर्क होता है नहीं करेंगे, तो ठीक है। वो लास्ट 2 टर्म से फिर मैंने ही होमवर्क देना बंद कर दिया है, मैं ही होमवर्क नहीं देता, मैं ही सारा डिस्कस कर देता हूं एक एक क्वेश्चन। तो आप देखेंगे ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर नॉर्मली मेरे को जितना भी क्लासेस लगता था उसका डबल लगता है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवाए। तो लास्ट टर्म में तो ये 4 चैप्टर मिला करके लगभग 8 क्लास मेरे को लग गया, 8 क्लासेस, बिकॉज ऑफ द बल्क ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स बीइंग डिस्कस। देखो ना चैप्टर 1 टनाटन लगातार क्वेश्चंस चलते रहेगा, समझ में आया। माय गॉड, ये चैप्टर 1 के सारे 200 क्वेश्चन आंसर सब यहाँ पर सॉल्व है, और जो आंसर यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो निहायत ही सिंपल होगा या रिपीटेटिव क्वेश्चन होगा, इसलिए अकेला चैप्टर 1 में ही तुम देखोगे लगभग 59 मतलब 60 क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार 4 चैप्टर मिला करके लगभग 250 से 300 क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर सच मानो तुमको ऑडिट में 70 प्लस का टारगेट रखना है, 80 प्लस का टारगेट रखना है, तो अप्रोच क्या रहना चाहिए, पहले हम लोग अप्रोच का बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द अप्रोच इन योर ऑडिट। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप इग्नोर करके चले जाएंगे, आप समझ रहे हैं, फिर आपका एग्जाम होगा नहीं ढंग का। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 में हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, यहीं से आपका 40 मार्क का पेपर आना है। हम ये 40 मार्क जो बोल रहे हैं वो मिनिमम बोल रहे हैं, मिनिमम एटलीस्ट। तो अगर आप ये पूरा 250 क्वेश्चन कर लेंगे ना, कोई माइका लाल आपको ऑडिट में हाथ नहीं लगा सकता, नोबडी कैन टच यू इन ऑडिट। ओके, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑडिट का अप्रोच का, कि ऑडिट का अप्रोच कैसे रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अप्रोच करना चाहिए, हम इंडेक्स निकाल ले रहे हैं। सबसे पहले ना आपको अपना एसेस कंप्लीट करना चाहिए हमेशा। ऑलवेज फर्स्ट अप्रोच इज टू कंप्लीट योर एसेस। यू नो व्हाई? बिकॉज अगेन द फर्स्ट 4 चैप्टर्स विल बी गिविंग रेफरेंस टू व्हाट, एसेस। व्हाई ओनली फर्स्ट 4 चैप्टर? इवन चैप्टर 5 ऐसे 240, तो चैप्टर 5 है ही पूरा ऐसे 240 फ्रॉड वाला। तो पहला 5 चैप्टर जो आप देखेंगे वो पूरा क्या रहेगा, एसेस से रिलेटेड। फिर अगेन चैप्टर 6, 7, 8 अगेन एसेस से रिलेटेड रहेगा। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज, पहले आप अपना एसेस पढ़ करके खत्म कर दो, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, यू शुड नॉट ट्राई टू एग्जैक्टली लर्न द एंटायर एसे। एसेस को समझ लो, एसेस क्या बोलना चाह रहा है। ऑब्वियस बात है, जो डेफिनेशन है वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब जैसे स्केप्टिसिज्म है, तो स्केप्टिसिज्म का डेफिनेशन तो याद ही करना पड़ेगा, जजमेंट है उसका डेफिनेशन तो याद ही करना पड़ेगा। बाद बाकी तो एसेस सारा कंसेप्चुअल है, वो तो समझने वाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एसेस, से यस और नो। तो पहला अप्रोच क्या रहना चाहिए, टू कंप्लीट ऑल द एसेस। और एसेस को कंप्लीट करने के लिए तुमको कितना दिन लेना चाहिए, 2 दिन, पूरा 2 दिन। उस दिन और कुछ मत पढ़ो। नॉर्मली हम बोलते हैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, बट उस दिन जब 2 दिन पूरा एसेस करोगे, खाली एसेस पढ़ो। मतलब एसेस एसेस तुम्हारे अंदर में, मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट एसेस मंथ हो जाएगा। तो पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है वो 2 दिन पूरा पढ़ लो। उसके बाद वंस यू कंप्लीट योर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, या फिर अगर तुम्हारा प्रिपरेशन क्यों नहीं होना चाहिए, पूरा वैसे ही करो, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं। मतलब अगर किसी को स्टैंडर्ड्स बोरिंग लगता है, ठीक है, हाथ उठाओ जिनको स्टैंडर्ड्स बोरिंग लगता है। मेरे से डरो मत, मां सरस्वती देख रही है। सच्चे सच्चे हाथ उठाओ जिनको ऐसे बहुत बोरिंग लगता है। नहीं नहीं,
कुछ स्टैंडर्ड तो बोरिंग है, वो तो मुझे भी लगता है। ओवरऑल का बात कर रहे हैं। अब जैसे ऐसे 260 और 265 वो तो बोरिंग है, नहीं समझ में आया। ओवरऑल स्टैंडर्ड जिनको बोरिंग लगता है, मोर देन 50% स्टैंडर्ड जिनको बोरिंग लगता है, तो फिर मेरा ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको स्टैंडर्ड बोरिंग लगता है। बट जिसको बोरिंग लगता है वो पहले कंपनी ऑडिट कंप्लीट कर लो। अगर आपको स्टैंडर्ड बोरिंग लगता है तो आप पहले कंपनी ऑडिट का पोर्शन कंप्लीट कर लो। समझ में आया? वहां से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा कंपनी ऑडिट से। सो फर्स्ट यू कंप्लीट योर कंपनी ऑडिट। बट जिनको स्टैंडर्ड्स इंटरेस्टिंग लगता है तो पहले आप लोग अपना स्टैंडर्ड्स खत्म कर दो 2 दिन में। द मोमेंट यू कंप्लीट 2 दिन में स्टैंडर्ड्स, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक पूरा स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 को टारगेट करो। यू कंप्लीट योर स्टैंडर्ड्स फर्स्ट एंड देन चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8। तो 2 दिन लिख लेना ये सब, हाँ लिख लेना, ऐसा नहीं है कि बस प्रवचन चल रहा है, लिख लेना। 2 दिन स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लेना, फिर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 स्टैंडर्ड्स को 2 दिन दे दो। रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, बस पहले हम लोग अपना नेचर टाइमिंग एक्सटेंड फिक्स कर रहे हैं। फिर चैप्टर 1 से लेकर के पढ़ने का तरीका देख लो। चैप्टर 8 क्वेश्चन आंसर्स मत पढ़ो, पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 8 2 दिन में आप पूरा चैप्टर पढ़ लो। 2 days ओनली चैप्टर्स। स्टैंडर्ड 2 दिन में कंप्लीट किया, और जब स्टैंडर्ड 2 दिन में कंप्लीट करोगे, जो स्टैंडर्ड मैंने डिक्टेट कर रखा है, ठीक है, द स्टैंडर्ड्स आई हैव डिक्टेटेड। तुम्हारे सिलेबस में टोटल 35 स्टैंडर्ड्स है, ऐसे तो 46 स्टैंडर्ड्स है, बट तुम्हारे सिलेबस में 35 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। समझ में आया क्या बोले? 46 स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी है, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट भी है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज भी है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो सब इंट्रोडक्शन क्लास में लिखा है। कभी अगर कॉपी बाई चांस धूल मिट्टी हटा करके देखोगे तो दिखाई देगा। तो 46 स्टैंडर्ड्स टोटल है, तुम्हारे सिलेबस में 3500 स्टैंडर्ड है। तो तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड जब 2 दिन में कंप्लीट करोगे ना मेरे बच्चों, तो जो स्टैंडर्ड मैंने डिक्टेट कर रखा है वो पत्थर का लकीर है, डिक्टेटेड नोट से पढ़ो। जो स्टैंडर्ड मैंने अपने मैट में मार्क करवा रखा है वो मैट से पढ़ो। लेकिन हर स्टैंडर्ड का जो मेरे मैट में क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको गो थ्रू कर लो। समझ में आया क्या बोले? यू कंप्लीट योर स्टैंडर्ड्स का पोर्शन और साथ साथ क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो। ओके, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 2 दिन जब दोगे, ओनली चैप्टर्स, नहीं स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन है सिर्फ साथ में सल्टा देना है, लेकिन चैप्टर 1 से चैप्टर 8 जब 2 दिन दोगे, ओनली चैप्टर्स, ओनली चैप्टर्स। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट 5 days आदत डाल लोगे 60 क्वेश्चंस देखने का। नेक्स्ट 5 days 60 क्वेश्चंस ईच डे। या लेट अस से वन थिंग, आप इसको नेक्स्ट 10 days कर दो, ठीक है, नेक्स्ट 10 days कर दो और 30 क्वेश्चंस कर दो, स्प्रेड बढ़ा दो थोड़ा, 30 क्वेश्चंस ईच। ये 30 क्वेश्चंस ईच में आपको टारगेट रखना है 2 घंटा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 days 30 क्वेश्चंस ईच 2 hours। तो तुम्हारे को क्या है ना, बोरियत भी नहीं लगेगा और तुम्हारा ऑडिट से टच भी नहीं हटेगा। ये मास्टर स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, आई एम मास्टर एट मेकिंग ऑल दी स्ट्रेटजीज, जस्ट फॉलो देम। इसी सीक्वेंस में पढ़ो। स्टैंडर्ड्स को पहले पूरा 2 दिन दे दो, चैप्टर 1 से 8 पूरा 2 दिन दे दो, नेक्स्ट 10 days खाली 2-2 घंटा करके करना है, और वो भी 30 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के। उसके बाद आप 1 दिन दोगे, अपना पूरा कंपनी ऑडिट खत्म करोगे। पूरा कंपनी ऑडिट आराम से 1 दिन में, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स। जहां हम क्वेश्चन आंसर्स अलग से नहीं बोल रहे हैं करने, मतलब वो साथ में ही करना है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स। 1 day कंपनी ऑडिट अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स। मेरे मैट में कंपनी ऑडिट का लगभग 50-55 क्वेश्चंस है, वो मोर देन सफिशिएंट है, आप उतना करिए। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट तो आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो चुका होगा एसएस के साथ, जो पहला 2 दिन आपने एसएस को दिया। फिर आप 1 day दो ऑडिट ऑफ बैंक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9, 12, 13 आराम से 1 day में कवर हो सकता है। चैप्टर 9, 12 एंड 13। फिर 1 day फुल रिवीजन अलॉन्ग विथ ऑडिट एक्स्ट्रास।
full revision along with audit extras. मतलब अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेज निकाले, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेज जो तुमको देना है, कितना दिन तुम दे रहे हो? 2 दिन यहां पर स्टैंडर्ड्स में, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 में 2 दिन, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। हाँ, 2 और 2 कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, 7 दिन, और ये 20 घंटा। 20 घंटा मतलब कितना दिन हो गया? एक दिन में 10 घंटा तो पढ़ ही लोगे, तो 2 दिन, मतलब इक्विवेलेंट डेज में कन्वर्ट करें तो 9 इक्विवेलेंट डेज हो रहा है। So that you have to give. Nine days along with revision है दोस्तों। So you are having approx, आज क्या तारीख चल रहा है? 28, 29, 29 मार्च। तो तुम्हारे पास पूरा 60 दिन है ही, तो 60 दिन में तुम आराम से 9 डेज इसको ऑडिट को दे सकते हो। और जिन लोग खाली एक ही ग्रुप करके दे रहे हैं, तो भाई आराम से सिर्फ ले लेकर के करो, 9 को 18 करो। और जिन लोग दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं, उन लोग तो ऑब्वियस बात है, उन लोग 9 दिन से ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकता। ठीक है, ये 9 को भी हम बोलेंगे 8 तक अगर रिड्यूस कर सको तो और बढ़िया। ठीक है, 9 से 8 to 9 डेज में तुमको खत्म करना है, जिन लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं। और जिन लोग एक ग्रुप दे रहे हैं, आराम से 9 को 18 दिन कर दो। ओके ओके, तो अपने प्लान क्या कर रहे हैं ऑडिट रिवीजन सीरीज में, कि ऐसे 200 सीरीज का हम आपको अभी रिवीजन करवाने वाले हैं, पूरा 9 स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, आपको पता है ना ऐसे 200 क्या है? ऐसे 200 जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे 200 सीरीज का अगर बात करें, 200 से 299 है, 200 से 299 क्या है बताओ? जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर? 9। 9 वाइन छोड़, ऐसे याद कर, 9 6 11 3 6 3। बोल मेरा बच्चा, 9 6 11। पहले 9 2 11 होता था ना कहावत, 9 2 11 हो जाना, 9 2 11। हम लोग की कहावत 9 2 11 नहीं, हम लोग की कहावत है 9 6 11। दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, 9 6 11 3 6 3। बोलो, 9 6 11 3 6 3। बस अब दिमाग में रहेगा हमेशा, 9 6 11 3 6 3। और 6 बहुत बार आ रहा है, देखो ये भी, ये 3 और 3 6, बीच में 6 3 3 6, मतलब 6 का सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। 9 6 11 3 6 3। सर क्या है सर 9 6 11 3 6 3? ये तुम्हारे सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जैसे 200 से 299 का नाम बताओ फटाफट। जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कितना स्टैंडर्ड है? 9। फिर अगर अपने बात करें ऐसे 300 से लेकर के 499 का सीरीज होता है रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। रिस्क असेसमेंट, पहले रिस्क को असेस करो, रिस्क को असेस करने के बाद रिस्पॉन्ड करो टू द असेस्ड रिस्क। उसमें 6 स्टैंडर्ड्स है, 300 से 499 में टोटल 6 स्टैंडर्ड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज ऑडिट एविडेंसेस, कि कैसे एविडेंसेस कलेक्ट करना है, उसमें 11 स्टैंडर्ड है। ये आपका सीरीज है 500 से लेकर के 599। फिर ये जो 3 स्टैंडर्ड वाला है ना, ये 600 से 699 वाला सीरीज है, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। इसमें तो खाली 3 ही स्टैंडर्ड है, 600 610 और 620, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। फिर अपना आ गया ऑडिट रिपोर्ट्स एंड कंक्लूजन, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड कंक्लूजन। इसमें कितना है? ये हो गया 700 से 799। फिर अपना स्पेशलाइज एरियाज वाला आपके इंटर के सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में 800 से 899, 3 स्टैंडर्ड। और जो पहला सीरीज था ना, वो था इंट्रोडक्टरी मैटर। द फर्स्ट सीरीज वाज इंट्रोडक्टरी मैटर 100 से लेकर के 199, जिसमें कोई स्टैंडर्ड इशूड नहीं है। तो अगर हम स्टैंडर्ड्स का सीरीज का बात करें, तो स्टैंडर्ड्स का सीरीज कुछ इस प्रकार है। ऑब्वियस बात है, अभी हम रिवीजन करवा रहे हैं। जब अपने इंट्रोडक्शन क्लास में मिले थे, तो इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा चार्ट वगैरह बनवाया गया होगा कि इंट्रोडक्टरी मैटर्स जो है, याद करो हम मजाक में जो क्रैक करते थे, इंट्रोडक्टरी मैटर्स में इंस्टीट्यूट ने कोई स्टैंडर्ड इशू नहीं किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था कि मुझे आपका इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो इनफ है, अब हम लोग क्या स्टैंडर्ड्स इशू करें इंट्रोडक्टरी मैटर्स में। तो आप जो बच्चों को इंट्रोडक्शन देते हैं वो जबरदस्त है, उसी से काम चल जाएगा, तो स्टैंडर्ड्स इशू करने का दरकार नहीं है, जोक। तो 100 से 199 इंट्रोडक्टरी मैटर, कितना स्टैंडर्ड है? 0। फिर बताओ, पहले तो सारा नंबर बता दो, 9 6 11 3 6 3, 9 6 11 3 6। अब जीवन में नहीं भूलोगे, रात में सोते समय यही गूंजेगा, 9 6 11 3 6 3। ओके, अब ऐसे 200 से 299 जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 200 से लेकर के 299 जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें टोटल कितना स्टैंडर्ड्स है? 9 स्टैंडर्ड। 200 से 299 यू आर हैविंग टोटल हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स? 9 स्टैंडर्ड, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
300 से 499, खाली यहीं पर जो है ना सीक्वेंस ब्रीच हो रहा है, नहीं तो हर जगह 100 स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 200 स्टैंडर्ड है। 300 से 499, 200 स्टैंडर्ड्स का, 200 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है, 200 रेंज है स्टैंडर्ड्स का। 300 से 499, एक बच्चा बोलेगा सर 199 है, 300 से 499, तुमको मैथ्स नहीं आता बेटा, ये सबको मत बताओ, ये 200 है। 200 से 299 कितना होगा? 100 का रेंज है, उसमें 9 स्टैंडर्ड्स इशूड है। 300 से 499 खाली ऐसा है जिसमें सीरीज जो है वो 199 के बाद, बाकी में तो हर जगह सीरीज 100 का बनाया हुआ है ना। देखना 100 से 199, 200 से 299, 300 से 499, फिर तो 500 से 599, 600 से 699, 799, 800 से 899। ओके, तो 200 से 299 क्या था? जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। 300 से 499 क्या था? रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, उसमें 6। ऑडिट एविडेंसेस में कितना है? 11। फिर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स में कितना है? 3। फिर ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग में कितना है? 6। स्पेशलाइज एरियाज में कितना है? 3। और विद थ्रू विद दिस, ओके, ये आपको आज का क्लास से पूरा रिवीजन मिल जाएगा। 200 सीरीज वाला, 700 सीरीज वाला आपको यूट्यूब से पूरा मिल जाएगा। ओके ओके। इसके अलावा अपने आज का एजेंडा क्या रहेगा? जो मे 19 टर्म का, जी हाँ दोस्तों, आरटीपी आया है मे 19 टर्म का। आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, उसमें जो एमसीक्यूज है, गजब का एमसीक्यूज है। एक एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, एक एक पन्ना, आधा आधा पन्ना का भी क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज का बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज का। तो वो अपने एमसीक्यूज जो है आरटीपी में, और 10 एमसीक्यूज है, वो अभी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। उसके अलावा करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो और 10 जो है वो अपने सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो अपने ओवरव्यू कर लेंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आरटीपी में है वो किस प्रकार है। ओके, मतलब इन शॉर्ट पूरा आरटीपी आपको सॉल्व करवा देंगे। सर ऑडिट में कोई अमेंडमेंट है क्या? सर आंसर इज ऑडिट में कोई अमेंडमेंट नहीं है इस टर्म के लिए। देयर इज नो अमेंडमेंट इन ऑडिट। समझ में आया? ऐसे 299 और 700 सीरीज का जो अमेंडमेंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे 299 में अमेंडमेंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं 700 सीरीज में अमेंडमेंट है। तो उन लोग एक्चुअल में लास्ट टर्म में नहीं पढ़ाए थे, इसलिए उन लोग बोल रहे हैं अमेंडमेंट है। ठीक है, ऐसे 299 जो है ना, इस टर्म में अमेंड नहीं हुए, मे 19 में अमेंड नहीं हुए। ऐसे 299 वाज अमेंडेड फॉर नवंबर 18 टर्म। इट वाज वेरी वेल एप्लीकेबल फॉर नवंबर 18 टर्म। अब पिछला टर्म का आरटीपी उठा करके देखो, ऐसे 299 तो लास्ट टर्म में ही अमेंडमेंट हो चुका था। समझ आया? हाँ, जिसके पास नोट्स नहीं है, मेरा अमेंडेड नोट्स नहीं है ऐसे 299 का, तो वो ऑफिस से कलेक्ट कर ले। ठीक है, वो ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है। 700 सीरीज का अगर कोई बोल रहा है कि अमेंडमेंट है, वो 2 टर्म पहले अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है, ये 2 टर्म पहले अमेंडमेंट हो चुका है, तो ये करंट टर्म्स के अमेंडमेंट नहीं है। जिन लोग नहीं पढ़ाए थे, अब उन लोग बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट, तो अब उस चीज का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द ऐसे 200 का रिवीजन। जब हम रिवीजन करवाएंगे तो आपके सामने मेरा नोट्स रहना चाहिए बहुत बढ़िया। अगर मेरा नोट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली मेरे को देखते जाइए। भाड़ में गया नोट्स, अभी खाली मेरे को देखते जाइए। ये रिवीजन उसी बच्चा के लिए जिसको आता है, जिसका कभी कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, उसके लिए रिवीजन नहीं है। उसको तो नाम, जब तक हम लोग बोल करके निकल जाएंगे वो यही सोच रहेगा नाम क्या था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। बोला क्या बोले रे बाबा, नाम बोले ऐसे 200 का। तो सुनो, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन, बिल्कुल, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। आपको ऑडिट का मेरे प्यारे बच्चों टोटल 3 मैट मिला होगा। एक तो मेन मैट, मेन मैट ही सब कुछ है। आप देखो मेरा मेन मैट का फॉन्ट देखो, अगर हम नॉर्मल पेपर रखते हैं, मेरा मेन मैट का जो फॉन्ट रहता है ना, वो बाद बाकी लोगों का फॉन्ट से आधा रहता है। रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है। ये मेन मैट ही लगभग तुम्हारा जो है 280 पेजेस का है, लगभग 300 पेजेस का है। अब अगर इसका फॉन्ट हम छोटा नहीं रखे, नॉर्मल फॉन्ट रखे जो बाद बाकी टीचर लोग का है, यही मैट 600 पन्ना का हो जाएगा, 600 पेजेस। और क्यों हम 600 पन्ना नहीं करना चाहते हैं? इसका 2 रीजन है। एक तो स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं करेगा, मानसिकता वैसा रह जाएगा। दूसरा, मेरा मैट जो रहता है वो मल्टी कलर्ड रहता है, कॉस्ट जो है वो आसमान छू जाएगा, जो अगेन तुम्हारे लिए खराब होगा। हम तो फीस बढ़ा देंगे, मेरे को क्या नुकसान होगा? तो इसलिए फॉन्ट हम हमेशा छोटा रखते हैं, और मल्टी कलर्ड में छोटा फॉन्ट भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। ओके, तो अब ऐसे नंबर 200 में अगर अपने आए, ऐसे 200
oral objective of an independent auditor and conduct of audit in accordance with essays. Oral objective of an independent auditor, conduct of audit in accordance with essays. खाली देखते जाओ, फटाफट बोल देंगे. Essay 200 deals with oral objective of an independent auditor, conduct of audit in accordance with essays. अब इस essay 200 में इंस्टीट्यूट बोलना क्या चाहता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे 200 में बोला कि there are some general principles, there are some general principles and responsibilities, general principles and responsibilities of an auditor. To be precise, general principles and responsibilities of an auditor, total 5 तो सबसे पहले ethical requirement. The first one is ethical requirement. अब वो ethical requirement जो रहता है उसके अंदर ऑडिटर को बोला गया इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, स्किल, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने. ठीक है, ऑडिटर मस्ट बिहेव एथिकली. सो देयर इज एन एथिकल रिक्वायरमेंट. देयर इज एन एथिकल. हम क्या पढ़ा रहे हैं? ऐसे 200 का एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर. जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर का सबसे पहला एथिकल रिक्वायरमेंट. एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर 5 पॉइंट है. ऑडिटर मस्ट मेंटेन हिज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब वही, ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ही शुड मेंटेन हिज ऑब्जेक्टिविटी of always forming an impartial opinion. He should not allow any circumstances to impair the objectivity. Impair the objectivity मतलब hamper the objectivity. So integrity हो गया, objectivity हो गया. Independence. Independence in thoughts, actions and mind. ठीक है? As per the guidance note issued by ICAI. As per the guidance note issued by ICAI. An auditor is said to be independent. Auditor is said to be independent if his judgments are not subordinate to anybody's wishes or direction. If his judgments are not subordinate to anybody's wishes or direction, who has engaged in, not even to his own self-interest, not even to his own self-interest. हिंदी में बोलेंगे तब दम लगेगा. ठीक है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट कब बना जाएगा? जब उसका फैसला किसी के इच्छा का मोहताज नहीं है, जिन्होंने ऑडिटर को रखा है, और खुद के भी इच्छा का मोहताज नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से फैसला कर दे रहा हूं, मैं जो सही हूं वो फैसला करूंगा, तब मैं इंडिपेंडेंट कहलाऊंगा. So auditor is said to be independent if his judgment, auditor is said to be independent if his judgments are not subordinate to anybody's wishes or directions who have engaged him, and not even to his own self-interest. So this is auditor's independence. So ethical requirement में integrity, objectivity, independence, skill and competence, and confidentiality cannot be leaked at any cost. हम आपको एक केस स्टडी पढ़ाए थे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिटेल्स मांग रहा था ऑडिटर से. चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिटेल्स मांगा ऑडिटर से, क्योंकि उसका क्लाइंट जो है ना, ऑडिटर का जो क्लाइंट है, कहीं से रॉ मटेरियल्स वगैरह इंपोर्ट कर रहा था, बहुत ही सस्ता दाम पर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था. इससे बाद बाकी जो प्लेयर्स है ना मार्केट के, दे वर ड्रिवन आउट ऑफ द मार्केट. तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बुलाया ऑडिटर को, यार हम लोग के इंडस्ट्री में तुम्हारा क्लाइंट जो है सबसे अच्छा रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहा है, कहां से कर रहा है, डिटेल्स बताओ. इतना अच्छा फिनिश गुड बना रहा है, कैसे बना ले रहा है, इतना सस्ता में बेच भी दे रहा है, कैसे दे रहा है, सारा डिटेल बताओ. ऑडिटर बोला नहीं. तो उसको बोला तुमको देश का वास्ता, नेशनल इंटरेस्ट का वास्ता, और ऑडिटर बोल दिया सारा चीज. क्या ऑडिटर गिल्टी कि नॉट गिल्टी? गिल्टी. ऑडिटर इज गिल्टी. कॉन्फिडेंशियलिटी कैन नॉट बी लीक्ड एट एनी कॉस्ट. अभी थ्रू विद दिस देयर इज अ प्रोसेस. आपको जाकर के अगर रिपोर्टिंग करना भी है तो किसको करिए? आईसीआई को. आप सीधा आउटसाइड अथॉरिटी को बता नहीं सकते. इतना स्पेसिफिक डिटेल्स आप आउटसाइड अथॉरिटी को नहीं बता सकते. ओके, क्लियर है क्या? फिर तो ये हो गया एथिकल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आ गया इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी. दूसरा जनरल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऐसे 200 में डिफाइंड है. ऐसे 200 डिफाइंस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to the condition that may indicate possible misstatement. Being alert to the condition that may indicate possible misstatement. Being alert to the conditions that may indicate possible misstatement. Being alert to the condition that may indicate possible misstatement. And critical assessment of audit evidences. Critical assessment of audit evidences. तो स्केप्टिसिज्म में आपको 3 बात याद रखना है. जब तक सुनो आप यही नहीं याद कर रखोगे कि कितना पॉइंट है, तो हमेशा पॉइंट भूलोगे. ऐसा एटीट्यूड रखो कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको 3 बातें याद रखनी है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड, ये एक बात. बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. जो एविडेंसेस मिला बस मान लोगे कि उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करोगे, क्रिटिकली इवैल्यूएट करोगे और एविडेंसेस ढूंढोगे और परसुएट करोगे एविडेंसेस को लेकर के, क्रॉस चेकिंग करोगे, कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंसेस ढूंढोगे, कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंसेस.
तो स्केप्टिसिज्म का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन एटीट्यूड ऑफ हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to the condition that may indicate possible misstatement, being alert to the condition that may indicate possible misstatement and critical assessment of audit evidences. What is professional skepticism? It is an attitude of questioning mind, being alert to the condition that may indicate possible misstatement, critical assessment of audit evidences. Give some examples of professional skepticism. कब मेरा skepticism का level बढ़ जाएगा? Missing evidences. When the vouchers are missing, bills are missing, मतलब there are missing evidences. तो skepticism ज्यादा बढ़ जाएगा हम लोग का. So when they are missing evidences, contradictory evidences, missing evidences या फिर contradictory evidences, internal evidence कुछ और है, external evidence कुछ और है, documentary कुछ और बोल रहा है, oral evidence कुछ और बोल रहा है, observation वाला evidence कुछ और बोल रहा है. So when there are contradictory evidences, then skepticism will be more. Are we through with this? और कब skepticism बढ़ जाएगा? When auditor gets a hint or gets a situation which may indicate a possible fraud. Yes, it is true. Auditor's duty is not to detect all the frauds and errors. But what is auditor's duty then? Auditor's duty is to comment whether the financial statements are showing true and fair view. And the financial statements should be overall. Financial statements should be free overall from the material misstatements. Now, whether the material misstatement arises due to fraud or error. फ्रॉड और एरर के कारण भी तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है. तो मेरे को मेरा ये तो ऑब्जेक्टिव है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ये बताना whether financial statements are containing material misstatements or not, whether arising due to fraud or error. मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो फ्रॉड के कारण भी हो सकता है, एरर के कारण भी हो सकता है. तो मेरा काम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो ढूंढना है ना, फ्रॉड एरर ढूंढना नहीं है, बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो ढूंढना है. हाँ, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से हुआ होगा वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद हो फ्रॉड होने के कारण, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद हो फ्रॉड होने के कारण, और मैंने डिटेक्ट नहीं कर सका. बट इसके लिए मैं गिल्टी नहीं माना जाऊंगा. ऑडिटर इज नॉट गिल्टी इफ ऑडिटर हैज अप्लाइड द ड्यू स्किल एंड केयर, ही हैज डॉक्यूमेंटेड, ही हैज प्लान्ड हिज ऑडिट, ही हैज कलेक्टेड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ही हैज फॉलोड द स्टैंडर्ड, ही हैज फॉलोड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, he has done all the planning, he has done the review. Then there is a possibility that some material misstatement might not be detected. But still auditor has given clear report because he was not aware about the material misstatement lying in the financial statement. This risk is called audit risk. इसी रिस्क को तुमने क्या बोलते हैं? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेरा कब बढ़ जाएगा बताओ तो? मिसिंग एविडेंसेस है, कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंसेस है, या एक ऐसा सिचुएशन है विच इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. ठीक है, स्केप्टिसिज्म हो गया. प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, थर्ड जनरल प्रिंसिपल होता है प्रोफेशनल judgment. Now what is professional judgment? Professional judgment is application of knowledge, skill, training. Application of knowledge, training and experience. Skill, knowledge एक हो गया. Application of professional judgment means application of knowledge, training and experience. Come on, application of knowledge, training and experience. Application of knowledge, training and experience to take appropriate decisions during the course of audit. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ेगा. अब अगर वो डिसीजन हम अपना नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लगा करके अगर हम वो फैसला ले रहे हैं तब वो प्रोफेशनल जजमेंट है, नहीं तो वो खाली जजमेंट है. ऑडिटर को जजमेंट नहीं लेना है, प्रोफेशनल जजमेंट लेना है. अपना नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस लगा करके फैसले लेने हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. Application of knowledge, training and experience during the course of audit. Application of knowledge, training and experience during the course of audit to take appropriate decision. To take appropriate decision is known as professional judgment. जैसे ऑडिट करते करते बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है. वही डिसीजन अगर वो अपना नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस लगा करके ले रहा है उसको प्रोफेशनल जजमेंट कहा जाएगा. जैसे ऐसे 320 में जब आपने ऑडिट मटेरियलिटी पढ़ा होगा, हम लोग मटेरियलिटी लेवल एक एग्जांपल प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर रहे थे. अरे मटेरियलिटी का एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें 5% मैंने लिया था मटेरियलिटी लेवल. और फिर आप लोग पूछे थे ये 5% कहां से आया? मैंने बोला था इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. नहीं याद आया? सो डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी लेवल. अच्छा, टेल मी वन थिंग, मटेरियलिटी से याद आया, क्या हर एक आइटम का मटेरियलिटी लेवल सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा. इसका बहुत सारा क्या रहता है, फैक्टर्स, बेंचमार्क्स रहता है
जो अगेन पहला 4 चैप्टर में अपने ये जो बेंचमार्क्स फिक्सिंग द मटेरियलिटी है, एक समय आया था बच्चे पक गए थे पढ़ पढ़ करके कि यार ये क्वेश्चन बार बार सर घुसा दे रहे, बेंचमार्क्स डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, हाउ डज एन ऑडिटर फिक्स द मटेरियलिटी। वो तो डिपेंड करेगा ना, क्लास ऑफ एसेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, फिर वो आइटम के ऊपर यूजर का कितना ध्यान जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर एंटिटी कैसे फिनेंस्ड है, एंटिटी कैसे डेट से ज्यादा फाइनेंस है कि इक्विटी से ज्यादा फाइनेंस है, उसके ऊपर मटेरियलिटी लेवल निर्भर करेगा, ठीक है, वो तो सेपरेट जोन हो गया। तो प्रोफेशनल जजमेंट का एग्जांपल दो ना मेरे को, डिटरमाइनिंग द ऑडिट मटेरियलिटी या डिटरमाइनिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, हम लोग को पता है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है, बट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कितना है और क्या है वो तो ऑडिटर डिसाइड करेगा। डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। तीनों वर्ड अलग अलग है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। मेरे को पहले क्या चेक करना है, परचेज चेक करना है कि सेल चेक करना है, पहले परचेज वाचिंग करना है कि सेल वाचिंग करना है, ये क्या हो गया नेचर। हफ्ता भर करना है कि 2 हफ्ता भर करना है, टाइमिंग। एक्सटेंट, 1000 के ऊपर का बिल चेक करना है कि 5000 के ऊपर का बिल चेक करना है, एक्सटेंट। परचेज की सेल, नेचर। हफ्ता की 2 हफ्ता, टाइमिंग। 1000 के ऊपर की 5000 के ऊपर की 500 के ऊपर, एक्सटेंट। ये तो ऑडिटर डिसाइड करेगा। दीज आर ऑल मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। गिव मी 3 एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिट मटेरियलिटी, फिक्सिंग द लेवल ऑफ ऑडिट मटेरियलिटी, deciding the sufficiency and appropriateness of audit evidences, deciding the sufficiency and appropriateness of audit evidences, determining the nature, timing and extent of audit procedures. These are all professional judgment का examples. फिर हम लोग अभी बड़ा क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटर, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। सबसे पहला क्या था, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, स्किल, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन दैट may indicate possible misstatement and critical assessment of audit evidences. Professional judgment, application of knowledge, training and experience during the course of audit to take appropriate decisions. फिर चौथा वाला था ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस को पूरा ऐसे 500 में रगड़ रखे हो ना कि ऑडिटर हैज टू कलेक्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट refers to quantum यानी क्वांटिटी, appropriateness refers to relevance and reliability. So audit evidences will be collected by performing audit procedures. Audit procedures include compliance procedure, risk assessment procedure, RAP बोलते थे, compliance and RAP. RAP के बारे में कहाँ सीखोगे, ऐसे नंबर 315। So compliance procedure, risk assessment procedure and substantive procedure. Substantive procedure के अंदर vouching verification, analysis of key financial ratio यानी analytical procedure. तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर वाउचिंग करो, वेरिफिकेशन करो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, कंप्लायंस प्रोसीजर करो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओ। ये सब से आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाना चाहिए। फिर हम लोग बात किए थे फिफ्थ जनरल प्रिंसिपल रिस्पांसिबिलिटी का, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, ए ऑडिटर मस्ट कंडक्ट हिज ऑडिट ऐसे ही कि ऐसे फॉलो करके, ऐसे ही कि ऐसे फॉलो करके, ऐसे फॉलो करके। So auditor must conduct the audit by complying the standard on auditing. Now auditor is set to comply with the standard on auditing if he satisfies all the 4 factors. Auditor is set to comply with the standard on auditing if he satisfies all the 4 factors. So conduct of audit in accordance with SS means following the 4 factors, satisfying the 4 factors. First of all, auditor must find out the relevant essay. Now relevant essay means the circumstances are existing and to apply a particular essay and that particular essay has been made effective by ICAI or the regulatory authorities. Circumstance है और वो ऐसे इफेक्टिव है तो वो ऐसे रेलेवेंट ऐसे माना जाएगा। रेलेवेंट ऐसे मतलब क्या होता है, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट एंड द ऐसे इज इफेक्टिव। जैसे एक जमाना था जब ऐसे 700 सीरीज इंस्टीट्यूट लॉन्च तो कर दिया था बट अप्लाई नहीं किया था, तो सर्कमस्टांस तो था बट इफेक्टिव नहीं था, तो वो रेलेवेंट नहीं था। अभी ऐसे 700 का जो सीरीज है, जैसे वो जो नया स्टैंडर्ड अपने पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेटिंग काम की ऑडिट मैटर 700A, तो 700A लास्ट टू लास्ट टर्म में क्या हुआ था, सर्कमस्टांस तो था बट इफेक्टिव नहीं था, इंस्टीट्यूट ने अप्लाई नहीं किया था तो रेलेवेंट नहीं था। अब तो 701 इंस्टीट्यूट ने अप्लाई भी कर दिया और सर्कमस्टांस भी है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। तो रेलेवेंट ऐसे को ढूंढ लो। रेलेवेंट ऐसे मतलब सर्कमस्टांस भी एग्जिस्ट कर रहा है क्लाइंट ऑडिट में और वो ऐसे भी क्या है, इफेक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं रेलेवेंट ऐसे। हो सकता है रेलेवेंट ऐसे का सारा पोर्शन एप्लीकेबल नहीं हो तो रेलेवेंट पैराग्राफ को अप्लाई करो, अप्लाई द रेलेवेंट पैराग्राफ ऑफ द रेलेवेंट ऐसे। हर एक ऐसे का एक ऑब्जेक्टिव होता है। Auditor will have to achieve the objective mentioned in the standard on auditing. Fourth, if the auditor is unable to achieve the objective mentioned in the standard on auditing, he has to modify his opinion or withdraw from the engagement. Either modify or withdraw from the engagement. Modify your opinion मतलब क्लियर को छोड़ करके जो देना है दो तुमको, या तो क्वालिफाइड दे दो या एडवर्स दे दो या डिस्क्लेमर दे दो। क्लियर को छोड़ करके बाद बाकी ऑडिट रिपोर्ट जितना भी होता है उसको क्या बोलते हैं,
मॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं, या तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर, ठीक है। और विड्रॉ कर दो, अगर मॉडिफाई नहीं कर रहे हो तो क्या कर दो, विड्रॉ। विड्रॉ मतलब रिजाइन। तो हम क्या बोले, conduct of audit in accordance with standard on auditing मतलब satisfying all the four factors. First of all, identify the relevant essay. Relevant essay का मतलब होता है essay is effective and the circumstances exist. Entire essay if not relevant, apply the relevant paragraph of the standard on auditing. Auditor must achieve the objective stated in the standard on auditing. Relevant essay का जो objective उसको achieve करो, अगर वो achieve नहीं हो रहा है, auditor must modify his opinion or withdraw from the engagement. Modify his opinion मतलब या तो qualified दे दो या फिर adverse दे दो या disclaimer दो, clear मत दो। जब बात हुआ है क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर का, तो अपने एक बार चर्चा कर ले रहे हैं कि क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर कब कब देना रहता है। व्हेन डू वी गिव क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मिसस्टेटमेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ओवरऑल इफेक्ट नॉन मटेरियल है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द मिसस्टेटमेंट्स प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉन मटेरियल। कौन सा रिपोर्ट दोगे? क्लियर रिपोर्ट, 1000 बार बताया हुआ है, क्लियर रिपोर्ट देना है। हम क्या बोले, मिसस्टेटमेंट का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? नॉन मटेरियल, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस एनीबॉडीज इकोनॉमिक डिसीजन। इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द मिसस्टेटमेंट, एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ ऑल द मिसस्टेटमेंट इज नॉन मटेरियल, इंडिविजुअल लेवल पर भी वो मिसस्टेटमेंट नॉन मटेरियल है, एग्रीगेट लेवल पर भी नॉन मटेरियल है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो मेरे को क्या मतलब है, फिर मैं क्लियर रिपोर्ट दूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का बैलेंस शीट है, इसका 100 करोड़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 100 करोड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 1 रुपया का एरर है, क्लाइंट बोला हम नहीं ठीक करेंगे, ऑडिटर अपना ईगो पे लेकर के क्वालिफाइड एडवाइस देते। डू यू मीन टू से दिस? क्या ये मिसस्टेटमेंट है? अरे बोलो ना। हाँ है, बट एग्रीगेट लेवल पर भी नॉन मटेरियल है, इंडिविजुअल लेवल पर भी नॉन मटेरियल है। नहीं समझा? तो आई हैव टू गिव विच रिपोर्ट? क्लियर। क्वालिफाइड कब देते हैं? when there exists misstatements, when there exists misstatements in the financial statement which are material, when material misstatement exists but not pervasive, but not pervasive, pervasive मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट परवेसिव नहीं है, उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखने वाला नहीं है, तो हम लोग क्वालिफाइड देते हैं। वही मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अगर परवेसिव भी हो, मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल ऑल्सो, परवेसिव ऑल्सो, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ही मटेरियल मिसस्टेटेड है, तब एडवर्स। वैसे लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट मटेरियल है, अच्छा नॉन मटेरियल है तब तो क्लियर, मटेरियल है परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, मटेरियल परवेसिव दोनों है तो डिस्क्लेमर। जो एडवर्स बोल रहा है उसको पढ़ाई तुरंत जो है डबल ट्रिपल स्पीड से करना चाहिए। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, स्लिप ऑफ टंग रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है, बेनिफिट ऑफ डाउट गिवन। डिस्क्लेमर याद करो वो दिन चैप्टर 1 में बार बार वो वाला डायग्राम आता था, कैसे बच्चे हैं रे बाबा, अभी पुराने याद ताजा हो जाएंगे। रुको बेशर्मो, अपना भी पन्ना निकाल लो, बाबा जी की तरह बैठ गए हो। Oh my God, here it is. Financial statements are materially, material misstated है क्या? तो बॉक्स में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ मटेरियली तो मिसस्टेटेड है, मटेरियल है बट नॉट, तो क्या देंगे? और मटेरियल परवेसिव दोनों है तो क्या दे देंगे? एडवर्स। वैसे लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, मटेरियल परवेसिव दोनों है तो डिस्क्लेम। मक्खन एकदम। फिर ऐसे 200 हम लोग रिवीजन कर रहे थे दोस्तों, और ये तो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड है, ये जो लिखा हुआ है ये सब कहां लिखा हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा हम लोग ऐसे 200 का रिवीजन कर रहे थे दोस्तों। फिर ऐसे 200 में लिखा हुआ है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है?
of an independent auditor. Overall objective of an independent auditor. Overall objective of an independent auditor is to form an opinion whether the financial statements overall are free from material misstatements or not, whether due to fraud or error. The users of the financial statement must understand, the users must understand that auditor's opinion is not an absolute assurance, it is only a reasonable assurance. एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब गारंटी हो जाता है, ऑडिटर कोई प्रकार का एब्सोल्यूट एश्योरेंस गारंटी नहीं देता, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है. रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस which enhances the degree of confidence of the user, but it is still not a guarantee because of inherent limitations of audit. Because of inherent limitations of audit, there always exists a risk known as audit risk. What is audit risk? Audit risk is a risk that auditor might give clear opinion, clear audit report in spite of the financial statement having some material misstatement which I am not aware of, which auditor is not aware of. Pakka? So, users will have to understand that it is auditor's opinion is not an absolute assurance regarding the future viability, any existence of the enterprise or the effectiveness and efficiency with which the management has conducted the operation. जितना अच्छे से management काम किया, ये सब चीज का गारंटी नहीं देते. Reasonable assurance जरूर देते हैं financial statement का. Reasonable assurance मतलब high level of assurance, but not absolute assurance. But it will enhance the degree of confidence. Why I don't give absolute assurance? Why I give reasonable assurance? Because of inherent limitations of audit. Inherent limitations of audit मतलब nature of FR, nature of financial reporting, nature of audit procedure, limitation with respect to time and cost. Nature of financial reporting, nature of audit procedure, limitation with respect to time and cost. Nature of financial reporting. आप बोल रहे हैं कि मैं 100% गारंटी क्यों नहीं दे रहा हूं? डैश नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कारण. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स. अकाउंटिंग का नेचर ही ऐसा है that itself involves lots of judgments. Provision for bad and doubtful debt. All the provisions, all these kinds of provisions are only estimates. There are no precise means of measurement. So when accounting is containing, financial reporting is containing items which cannot be precisely measured, they are only judgment. How can I give my absolute assurance? Financial reporting जो accounting है, वो खुद ही exact नहीं है, और तुम मेरे से exact opinion मांग रहे हो. वो खुद ही तो exact नहीं है, उसमें बहुत सारा judgments है, estimates है, the precise means of measurement are not available. Audit evidences can only be persuasive and not conclusive. So that is why auditor cannot give absolute assurance. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. अरे यार नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब बेचारा ऑडिटर जो प्रोसीजर लगा रहा है उसमें लॉट ऑफ प्रोसीजर्स आर सच व्हिच डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजमेंट. लॉट्स ऑफ एविडेंसेस आर गिवन बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ. सो इफ मैनेजमेंट ट्राइज टू कमिट अ फ्रॉड, हाउ ऑन द अर्थ ऑडिटर कैन डिस्कवर ऑल द फ्रॉड्स? नॉट पॉसिबल. इसलिए हम लोग बोलते हैं द रिस्क of material misstatement, the risk of material misstatement arising out of fraud, the chances, the risk of not detecting material misstatement arising out of fraud is higher than the risk of not detecting material misstatement arising out of error. फ्रॉड से किया गया मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है देन एरर से किया गया मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मैनेजमेंट ने अगर एरर हुआ होगा तो उसको छुपाने का कोशिश नहीं किया होगा, तो वो तो फिर भी प्रोसीजर्स में मिल जाएगा. बट मैनेजमेंट भी अगर और टीसीडब्ल्यूजी भी अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट उन्होंने किया फ्रॉड करके, तब तो सारा एविडेंसेस भी कवर अप कर दिया होगा, या तो चेंज कर दिया होगा एविडेंसेस, या कवर अप कर दिया होगा, या हटा दिया होगा. So the risk of not detecting the material misstatement arising out of fraud is lot more than the risk of not detecting material misstatement arising out of the error. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का भी तो गलती है ना, कि हम लोग का प्रोसीजर बहुत सारा मैनेजमेंट को डिपेंड करता है. हम लोग के पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग वैसा सिविल अथॉरिटीज वाला पावर थोड़ी ना है, कोर्ट का पावर थोड़ी ना है, सीबीआई सीआईडी का पावर थोड़ी ना है जो डंडा मार के सच उगलवा लेंगे. पावर दे दो, वैसा ट्रेनिंग भी दे दो, फिर सच कैसे उगलवाया जाए, वो सब तो पावर है नहीं हम लोग के पास. So we have to depend on management. Are we through with this? सर corroborative audit evidences भी तो एक्सटर्नल भी, भाई तो वो तो सब मैच कर दिया होगा ना, उसको नहीं पता कि हम एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्म करेंगे, वो पहले एक्सटर्नल पार्टी को खिला पिला करके एक कर दिया होगा. जैसा हम आपको एग्जांपल देते हैं, ये वाला फ्रॉड में बताओ तो अगर ऑडिटर कैसे डिटेक्ट करेगा अगर ऐसा फ्रॉड हुआ होगा, तो आपको बताते हैं, क्लास में बताया हुआ 1000 बार. मान लो से फॉर एग्जांपल इसने 5 करोड़ का परचेज एंट्री मारा. सुनना, क्लाइंट ने 5 करोड़ का क्या मारा, तो ये परचेज एंट्री मार के बैठा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 5 करोड़ का.
अब ये क्या किया, ये फिक्टिशियस एंट्री है, ये एक्चुअल एंट्री नहीं है, ये अपना खर्चा बढ़ाने के लिए 5 करोड़ का झूठा बिल ले रखा है। तो अब एक बात बताओ, क्लाइंट क्या करेगा अगर ये फ्रॉड है, ये एरर अगर होता, गलती से अगर अकाउंटेंट एंट्री मार दिया परचेस टू सप्लायर 5 करोड़, तो अगर एरर है तो जब ऑडिटर ऑडिट करेगा, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा बिल मांगेगा, बोला सर ये इसका तो बिल नहीं है, ये डुप्लीकेट एंट्री हो गया, डबल बार हो गया, सर सॉरी सर इट वाज एन एरर, हट जाएगा, नहीं समझ में आया। बट अगर वो इंटेंशनली मारा होगा तो उसको नहीं पता क्या कि ऑडिटर आकर के बिल मांगेगा, ऑडिटर आकर के बिल मांगेगा, वो पहले से बिल का जुगाड़ करके रखेगा, ऑडिटर आकर के बिन कार्ड स्टोर्स लेजर जाकर के चेक करेगा, रॉ मटेरियल खरीदा तो वो पहले से बिन कार्ड स्टोर्स लेजर में एंट्री करके रखेगा, ऑडिटर आकर के क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा, वो पहले से क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट रेडी रखेगा, ऑडिटर आकर के एक्सटर्नल पार्टी के साथ कंफर्म करेगा, वो पहले से सप्लायर को सिखा दिया होगा कि भाई तुम्ही से बिल नहीं है, तुमको 2% कमीशन भी दिए हैं कच्चा में, तो ऑडिटर जब कंफर्म करे तो उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं तो दोनों जेल जाएंगे, तो पहले से सप्लायर को सिखा दिया होगा। फिर ऑडिटर बोलेगा ये पेमेंट तो नहीं हुआ, तो पहले से ही चेक से पेमेंट किया होगा 5 करोड़ का और फिर कैश ले लिया होगा इन रिटर्न, तो ये सब ये करके बैठा है। अब ऑडिटर आया, हम अपना स्केप्टिसिज्म पूरा टशन में लगा रहे हैं, स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, ये कहां से आया 5 करोड़ का, इतना लंबा परचेस एंट्री हुआ है, हाँ हाँ परचेस टू सप्लाई 5 करोड़, बिल दिखाओ, बोले ये रहा बिल, इनवॉइस तो है, इनवॉइस तो है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम मेरे को ऑर्डर का कॉपी दिखाओ, सामने वाला खुद तो आकर के नहीं सप्लाई किया होगा, तुमने ऑर्डर प्लेस किया, बोला ये रहा ऑर्डर का कॉपी, टेंडर फ्लोट किया था, बोला ये रहा टेंडर का कॉपी, तुम्हारा बिन कार्ड स्टोर्स लेजर हम चेक करेंगे, बोला सब चेक करो, है चेक किए सब है, माल ऐसे ही तो नहीं लेते होगे, तुम्हारा क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता होगा उसका सर्टिफिकेट, बोला ये रहा रेडी है, रेडी है मतलब, बोला मतलब जैसे सब है वैसे ही है, एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्म करते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, एक्सटर्नल पार्टी, हाँ मिस्टर एक्स को हम ईमेल किए कि ऐसा ऐसा हुआ है, अकाउंट स्टेटमेंट भेजो, वो भी बेटा डिट्टो सेम स्टेटमेंट भेज रहा है, बोले बिल्कुल हुआ है, पेमेंट चेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब हम इसको ऐसा बोलेंगे 5 करोड़ का कच्चा में कैश लिया ना, हैरेसमेंट का केस कर देगा ये, अगर सामने वाला मुकेश अंबानी जैसा क्लाइंट रहा, और ऑडिटर का औकात रहेगा बात करने का, जब वो सारा ठोस कदम प्रूफ सामने रख रहा है, हम मुकेश अंबानी को क्या बोलेंगे, मुकेश अंबानी नीता भाभी कितना कमीशन दिए, बोलिए, नीता भाभी तो हैरेसमेंट का केस कर देंगे मेरे ऊपर, ये आदमी मेरे को मेंटली हैरेस किया है। तो एक बात बताओ, इसमें ऑडिटर का क्या गलती है, कोई गलती है क्या, ये फ्रॉड है, हाँ, बट फ्रॉड किसको पता है, केवल भगवान को और जिन्होंने किया है, इसमें ऑडिटर कहां से डेटा कर लेगा। अब मान लो ऑडिट खत्म हो गया, मैंने क्लियर रिपोर्ट दे दिया, 6 महीना बाद रिपोर्ट दे दिया, क्लियर रिपोर्ट हो गया, 6 महीना बाद इनकम टैक्स का रेड पड़ा, इनकम टैक्स ने इसको पकड़ा, सीबीआई सीआईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनकम टैक्स सबने इसको पकड़ लिया, और इन लोग उगल भी दिया, हाँ ये 5 करोड़ जो है झूठा बिल है। अब फिर सब लोग बीकॉम वाला बच्चा लोग या सब लोग सब ऑडिटर को गाली देना चालू करेगा, मिनिस्टर लोग भी ऑडिटर को ही गाली देगा, ऑडिटर क्या कर रहा था, ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, ऑडिटर ऑडिट ही कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, ऑडिटर का काम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। आप दो ना सीबीआई सीआईडी वाला पावर, सीबीआई सीआईडी लोग के पास तो पावर टू अरेस्ट इफ दे डोंट कोऑपरेट, आप मेरे को दीजिए, सीबीआई का खुद का अदालत है, हम लोग का खुद का अदालत बना दीजिए, are we through with this? So it is not possible for the auditor, तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही ऐसा है, तो हम कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते बताओ, हम तो सब करने के बाद भी यही बोलेंगे, मेरा ओपिनियन है जितना मैंने चेक किया है, according to the best of the information knowledge and according to explanation given to me, according to my opinion, the financial statements are showing trend for you. It's just a reasonable assurance, not an absolute. फिर तीसरा बात, limitation with respect to time and cost. We are expected to complete the audit within reasonable time and at a reasonable cost. अब उसका साल भर का बिजनेस ऑपरेशंस हम 3-4 महीना में ऑडिट कैसे खत्म कर दें, मेरे को सैंपलिंग करना पड़ता है ऐसे 530 लगा करके। Sampling means application of audit procedure to less than 100% items of the financial statement, not applying the audit procedures on the entire population, selecting a sample and applying the audit procedures on that sample. So application of audit procedure to less than 100% items of the financial statement is known as sampling.
and whatever the sample result be, we will comment that the sample result is equal to population result, which may not be there if the entire audit procedure which we applied on the sample were also applied on the population result might be different. हम लोग किसके ऊपर चेक कर रहे हैं? सैंपल, और सैंपल ओके तो हम लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन ओके, बट पॉपुलेशन में नॉट भी ओके अगर पूरा पॉपुलेशन चेक होता तो। जैसे अभी यहां पर एक स्टूडेंट अच्छा आंसर देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, 2-4 स्टूडेंट अच्छा आंसर देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि बैच में 400-400 जन पढ़ रहे हैं, हम 2-4 जन खुश हो जाते हैं, पूरा बैच को शाबाशी देते हैं, वाह। या फिर 2-4 जन उल्टा अगर खराब आंसर देता है तो पूरा बैच को गली पड़ता है, बाद बाकी लोग को हर्ट भी होता होगा, हम लोग से पूछे पढ़ करके आए, सैंपल खराब है, नहीं तो ऑडिटर ऐसे ही करेगा, सैंपल ओके पॉपुलेशन ओके, सैंपल नॉट ओके पॉपुलेशन नॉट ओके। तो ये कोई अच्छा बात थोड़ी नहीं, तो लिमिटेशन है, इसलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ एफआर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या था? अकाउंट्स खुद एक्यूरेट नहीं है, बहुत सारा उसमें एस्टिमेट्स है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वी हैव टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट एंड द चांसेस ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मल्टीपल मिस्टेक्स और एरर्स ऑफ एरर इज लॉट हायर देन द चांसेस ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मल्टीपल मिस्टेक्स और एरर्स आउट ऑफ एरर, एंड लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट बिकॉज़ ऑफ व्हिच वी डू सैंपलिंग। ये था ऐसा नंबर कौन सा? 200। थोड़ा फास्ट चले, 210 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ। कुछ बच्चे तो पिकनिक मनाने आए हैं, कुछ चाय कॉफी मंगवा दे क्या? कुछ खाते पीते भी चलिए। लो बहुत दिन हो गया था सर से मिले, एक बार जाकर के मिले तो सही, याद आ रहा था। आइए 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 बेशर्मो। 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ, इसको याद रखने का तरीका हम कुछ ऐसे बताते थे, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कुछ कुछ बातें एंगेजमेंट के, शादी नहीं बेटा, शादी नहीं, गांजा लेकर के आए हैं। कुछ कुछ बातें एंगेजमेंट के पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो जीवन भर खिटपिट चलेगा। हम ऑडिटर और क्लाइंट का बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑडिट इज ऑल्सो एन एंगेजमेंट विद द क्लाइंट। सो इसको बोलते हैं प्री कंडीशंस। क्या बोलते बताओ ना? प्री कंडीशंस, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। प्री कंडीशंस, टर्म्स ऑफ हु शुड सेंड ऑडिटर टू क्लाइंट बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट? बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। उसमें ये सब लिखा हुआ रहेगा कि हम पहले से ही टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिसाइड कर लेंगे। उसमें लिखा हुआ रहेगा ऑडिटर भेजा ना मैनेजमेंट को, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा मैनेजमेंट अग्रीज दैट financial statements have been made. Management agrees that financial statement has been made as per applicable FRF, financial reporting framework. सुनियो, financial reporting framework क्या होता है? FRF मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब रेलेवेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉज को फॉलो करके, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। सो मैनेजमेंट अग्रीज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF. Management agrees that accounting is their responsibility, internal control is their responsibility, auditor's responsibility is only to form an opinion which is a reasonable assurance and not any kind of absolute assurance because of the audit risk arising out of inherent limitations of audit. And management agrees to give auditor an unrestricted access to the books of accounts. नहीं समझ में आया? तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कौन किसको भेजता है? ऑडिटर भेजता है किसको? क्लाइंट को। क्या? That management agrees that financial statement has been prepared as per applicable FRF. Management agrees accounting is their responsibility, internal control is their responsibility. Management also agrees that auditor's responsibility is only to form an opinion on the financial statement, which is a reasonable assurance, not an absolute assurance, because of audit risk arising out of inherent limitations of audit. And management also agrees to give auditor an unrestricted access to the books of accounts. Are we through with this? दोस्तों, it's better not to accept the audit if management has already, before starting the audit, imposed limitations on the scope of audit, which if audit accepted would lead to disclaimer of opinion. Then it's better not to accept the audit. मैनेजमेंट बोला हमारी भी कुछ कुछ शर्तें हैं, डैश ऐसा ऐसा शर्त रखा है, कसम से अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना तो डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है, अच्छा वो आप पहले बता दिए, बाद में बताते ना तो डिस्क्लेमर देते। तो डिस्क्लेमर देने से अच्छा है कि उसको ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो। तो अगर आपको पहले ही ऐसा लिमिटेशंस नजर आ रहा है, which audit if accepted would lead to disclaimer, it's better not to accept the audit. Are we through with this? Unless otherwise specified by the law.
लेकिन कानून अगर बोलता है ना भाई कर, तो कर भाई, कानून बोला है तो। और विथ विद दिस रिकरिंग ऑडिट मींस जब हम लोग वापस से सेम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग ऑडिट। वी शुड सेंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगेन इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। ऑडिटर सेंड्स की डोंट सेंड, ऑडिटर शुड नॉट सेंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगेन इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। बट इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। नॉर्मली रिकरिंग ऑडिट में सेंड की डोंट सेंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगेन। अब समझो ना, समझो आप क्यों नहीं भेजेंगे, आप समझो, आप चीज समझो। मान लो आपने, ठीक है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगा, आप लोग जब सामने वाला पार्टी के साथ ये वाला एंगेजमेंट करेंगे, ये वाला, कैसे बच्चे हैं, इसे समझ में आता है ना? वो माया से दूर है लग रहा है। तो जब आप ये वाला एंगेजमेंट करेंगे, आपको, आप क्या लगता है, आप सारा बात अपना पहले बता देंगे कि बाद में बताएंगे? पहले बता देंगे, ऑनेस्ट लोग हैं, पहले ही बताना रे बाबा, धोखा वाला केस हो जाएगा, बता रहे हैं तो पहले ही बताना होगा। मान लो ये लड़का पास्ट में बहुत कर्मकांड कर रखा है, बट एंगेजमेंट के पहले लड़की को सब बता दिया, लड़की बहुत इंप्रेस हुई, कर ली एंगेजमेंट। अब हर साल एनिवर्सरी में याद दिलाएगा, हर साल ये याद दिला रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अपना, याद है ना, बताए थे तुमको एंगेजमेंट के पहले। अब हर साल एनिवर्सरी में चालू हो जाता बताना कि तुम्हारे पहले टना 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 टना, क्लाइंट भड़क जाएगा। वैसे यहां पर ऑडिटर बार बार टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट याद नहीं दिलाएगा। हाँ, बट एक्सेप्शनल केसेस है। अब पार्टी चेंज हो गया तो अरे क्या हो गया, मैनेजमेंट अगर चेंज हो गया, इफ द मैनेजमेंट चेंजेस, तब तो आपको नया मैनेजमेंट आया है तो उसको भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बताना पड़ेगा, पक्का? या फिर when auditor feels that management has forgotten or misinterpreted the terms of engagement, when auditor feels management forgotten the terms of engagement or misinterpreted the terms of engagement, so I'll remind them, I'll explain them by sending the terms of engagement again. या फिर management has changed, या when there is a substantial change in ownership, या when the law requires, या when any other reporting requirement requires. 5 exception है। When the change in management, substantial change in ownership, management forgotten or misinterpreted, law requires, any other reporting requirement requires. Are we through with this? Any change in the terms of engagement, ऐसे 200 से बोला, justifiable change होना चाहिए कि unjustifiable? Justifiable and mutual consent होना चाहिए। ऑडिटर क्लाइंट दोनों एग्री करेगा तभी चेंज होगा। अगर ऑडिटर के मना करने के बावजूद भी क्लाइंट मेरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज कर दिया and does not allow the auditor to continue with the previous terms of engagement, auditor will resign and inform other directors and members. Change in terms are possible only when there is a justifiable change and mutual consent. If there is no mutual consent, client changes the terms of engagement without auditor's consent and does not allow the auditor to continue with the previous terms, auditor will resign, inform other directors and members. Are we through with this? ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें मेन चीजें क्या है 220 में? एक तो एंगेजमेंट पार्टनर का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही पूरा ऑडिट का इंजाम करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर के अंडर में पूरा कंट्रोल रहेगा, पक्का? बट रिव्यू जो फाइनल रिव्यू होगा वो एंगेजमेंट पार्टनर नहीं करेगा, वो रिव्यूअर करेगा, ठीक है। रिव्यूअर मतलब कोई इंस्टीट्यूट से नहीं आ रहा है, वो तो पीयर रिव्यू हो गया, वो अलग चीज है। हम लोग ही अपना ऑडिट जो किए हैं उसको रिव्यू करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें एंगेजमेंट पार्टनर का आपको डेफिनेशन याद रखना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन। और इसमें क्या रखना है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अभी बेसिक रिक्वायरमेंट टोटल 9 पॉइंट था। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में अगर आपको याद हो, यस, टोटल कितना पॉइंट था? अब ये 9 पॉइंट का हमें एक्रोनिम बना दिए थे। देखो, याद करने का कभी भी होना, पहले तो याद करो कितना पॉइंट याद करना है। जब तक यही नहीं याद करो कि कितना पॉइंट याद करना है, हमेशा कभी भी याद नहीं कर सकोगे। कितना पॉइंट याद करना है? 9। अब ये 9 पॉइंट कोई माइका लाल एग्जैक्टली याद नहीं कर सकता जब तक वो एक्रोनिम नहीं बनाता। तो मैंने इसका एक्रोनिम बना करके दिया था, क्या? क्लियर परी। हाथ उठाओ जिन लोगों को याद है। फुल हैंड, शाबाश। तो वो एक्रोनिम था क्लियर परी, क्लियर परी। देखो कितना पॉइंट हो गया सर, एक ही पॉइंट हुआ ना क्लियर परी तो। अरे ये एक्रोनिम है, सी से एक पॉइंट आएगा, एल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हो जाएगा, समझ आया? तो जो 9 पॉइंट है
वो अपना क्लियर पर ही हो जाएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, जिन लोग यहां से ये पॉइंट देख रहे हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो बता दें हमने किस पॉइंट को क्या नाम दिया था, फटाफट बता दो। पहला वाला को क्या दिया था? एल। अरे बता दे चलो रे। पहला वाला को एल दिया था, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को आर, ये आई देते चलना, हाँ बाबा जी की तरह बैठना मत। ये वाला ए दिया था, देखो ना। ऑडिटर को क्वालिटी ऑफ ऑडिट कैसे मेंटेन करना है? ऑडिटर को क्वालिटी ऑफ ऑडिट मेंटेन करना है लीडरशिप दिखा करके। क्या दिखा करके? और क्या दिखा करके? रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। अरे रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, स्किल, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस दिखा करके। और बताओ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ऑब्वियस बात है, जिन लोग ट्यूशन 2 साल पहले लिए थे तो चेंजेस आ गया होगा, समझ में आया? तो उन लोग को तो क्या करना चाहिए, फिर से क्लासेस वगैरह ले लेनी चाहिए। और जिन्होंने मेरे से क्लासेस नहीं लिए हैं, ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम अब तो पोस्टपोन हो चुका है, एग्जैक्ट डेट बताना, जून है ना? एग्जैक्ट डेट 8 जून है ना अपना ऑडिट का पेपर। तो जिन्होंने मेरे से ट्यूशन नहीं लिए हैं और जिन लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं, मई जून के लिए टाइम गया ट्यूशन लेने का। अब ट्यूशन लेने के चक्कर में मत भागो, मेरे से भी मत लो अगर नहीं लिए हो तो, ठीक है? रिवीजन क्लासेस का सहारा है, उसी को गो थ्रू करो। और जिनका एक ग्रुप है, केवल ग्रुप 2 है, और जिन्होंने मेरे से ट्यूशंस नहीं लिए, उनका प्रिपरेशन उतना सॉलिड नहीं है, और आप कैलकाटा के बाहर रहते हैं, तो आप पेन ड्राइव जो है पलटा करके नक्की करो, ठीक है? लगभग अगर आप एक दिन में 2 से 3 क्लास भी करेंगे तो आपका आसानी से, आप देखेंगे 20 दिन में तो खत्म ही हो गया। लगभग ऑलमोस्ट 50-55 लेक्चर्स आर देयर। तो अगर आप 2 या 3 भी करेंगे, एक दिन में 2 से 3 क्लासेस भी अगर करेंगे, 20 डेज, 15-20 डेज में आपका खत्म हो गया, 15 से 20 दिन में। तो उसके बावजूद भी तो आपके पास 1.5 महीना रहा पढ़ने के लिए। बट ये स्टंट केवल एक ग्रुप वाले ही करेंगे, जिनका दोनों ग्रुप है वो ये स्टंट नहीं करेंगे। और नवंबर दिसंबर के लिए तो ऑब्वियस बात है, आपको जितना जल्दी क्लासेस खत्म कर सके उतना बढ़िया है। और जिन लोग कैलकाटा वाले बच्चे सर, उन लोग का क्या? तो फास्ट ट्रैक बैचेस जो है ना भरा हुआ रहता था, उसमें तुम लोग आकर के कर चुका होगा। जिन लोग लाइव नहीं किया, फास्ट ट्रैक में कर लिया होगा। अभी भी अगर बाकी है तो आ जाओ, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। तो एल से क्या था? लीडरशिप। आर से क्या था? रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। आई से क्या था? इंडिपेंडेंस। ए से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट। फिर बताओ इसको क्या नाम दिए थे? इसको भी ए दिए थे ना, ए फॉर असाइनमेंट। इसको बताओ क्या नाम दिए थे? इसको पी दिए थे ना, परफॉर्मेंस वाला पी दिए थे। ये आर रिव्यू। और बताओ सी ई। तो इससे क्या याद आ जाएगा तुमको? क्लियर परी, ठीक है? जैसे यहां से देखते जाओ, क्लियर पर याद रखोगे तो 9 पॉइंट याद रहेगा। क्लियर पर याद रखो। सी फॉर क्या? कंसल्टेशन। अरे सी फॉर कंसल्टेशन एक पॉइंट हो गया। एल फॉर लीडरशिप। ई से अपना दोस्तों, ई से जो बोल रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट वो गलत है, वो तो आर से आएगा ना। ई से तो ये रहा है मेरा प्यारा बच्चा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो एक सेकंड, सी से क्या बोला? कंसल्टेशन। एल से लीडरशिप। ई से एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ए से असाइनमेंट। ए से क्या था? असाइनमेंट टू एंगेजमेंट टीम। आर से रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम अलग है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अलग है, ठीक है? तो रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम, और एक रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट भी आर से। फिर आई से इंडिपेंडेंस भी है, और ए से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट, और पी से परफॉर्मेंस। तो क्लियर परी से क्या है ना, वो 9 पॉइंट का भी भूलना नहीं है। अभी तो हम पढ़ा नहीं रहे, जब पढ़ाए होंगे तो ज्यादा समय लगा होगा। अभी तो ऑब्वियस बात है रिवीजन, कि तुमको ये स्टैंडर्ड पढ़ना कैसे है। तो इस स्टैंडर्ड में एंगेजमेंट पार्ट का डेफिनेशन याद कर लेना, और पूरा क्लियर परी से वो 9 पॉइंट याद कर लेना। देन 200 हो गया, 210 हो गया, 220। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट? 230 डॉक्यूमेंटेशन डिक्टेटेड था। ऐसे 230 वेरी फास्ट, बहुत छोटा था, फटाफट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन refers to preparation and preservation of audit working paper containing 5 things. Preparation and preservation of audit working papers which shall contain 5 things. Working papers contain audit procedures applied, audit evidences collected, basis of opinion, date and name of the persons, date
date and name of the persons applying the audit procedure and name of the persons who have reviewed the procedures. जिसने अप्लाई किया उसका भी नाम चाहिए, जिसने रिव्यू किया उसका भी नाम चाहिए. So audit documentation. Documentation refers to preparation and preservation of audit working paper containing how many things? 5 things. Procedure applied, evidences collected. जिसके पास मेरा बहुत पुराना नोट्स है वो तो ऑफिस में आकर के जो है ना नोट्स अपडेट करवा ले. तो नया क्या बोल रहे हैं? ऑफिस में आकर के अपना पुराना नोट्स अपडेट करवा ले अगर तुम्हारे पास 1.5 साल 2 साल पुराना नोट्स है. सो बताओ, ऑडिट documentation refers to preparation presentation of audit working paper containing 5 things. Procedure applied, evidences collected, basis of opinion, name and date of the persons who have applied the audit procedure and the persons who have reviewed them. फिर ऑडिट फाइल का डेफिनेशन याद करना है. को बता सकता ऑडिट फाइल का डेफिनेशन? ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल द फोल्डर्स एंड अदर स्टोरेज मीडिया. कलेक्शन ऑफ ऑल द फोल्डर्स और एनी अदर स्टोरेज मीडिया whether in physical form or in electronic form which contains audit documentation and working papers of the relevant audit engagement. Define audit file. Collection of all the folders. Collection of all the folders or any other storage media. Collection of all the folders or any other. Collection of all the audit folders or any other storage media, whether in physical form or electronic form, containing audit working paper and documentation of the relevant audit engagement. Are we through with this? Sure. अच्छा दोस्तों, वर्किंग पेपर जो है वो बनाते क्यों है? डॉक्यूमेंटेशन का फायदा क्या है? 3 मेन फायदा है. 3 मेन फायदा. इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ ओपिनियन. इट गिव्स अस अ बेसिस ऑफ ओपिनियन. इट एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस that auditor has applied due skill and care. It acts as a legal evidence that auditor has applied due skill and care. That is, applied the relevant standards and complied the relevant statutes. Applied the relevant standards and complied the relevant statutes. And तीसरा फायदा ये है, it acts, its other use is that it acts as a future reference for the articles and assistance. It acts as a future reference for articles and assistance. Are you through with this, boys and girls? Lovely. फिर अपने बात कहते हैं वर्किंग पेपर का ओनरशिप किसका? ऑडिटर का. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम इन द सेफ कस्टडी. ऑडिटर का. को बता सकता है वर्किंग पेपर कितना साल तक मेंटेन करना पड़ता है? मिनिमम 7 इयर्स तक मेंटेन करना पड़ता है. डिस्क्लोजर वर्किंग पेपर आईसीआई अगर मांगेगा तो दिखा देना. क्लाइंट और अदर ऑडिटर अगर मांगेगा तो ऑप्शनल है. बाद में कोई मांगेगा डिसअलाउड बिकॉज इट विल लीक द कॉन्फिडेंशियलिटी. फिर 240 तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके ऊपर तो अलग से चैप्टर नंबर 5 है. फ्रॉड के ऊपर तो अलग से चैप्टर नंबर 5 है पूरा. वो तो पूरा चैप्टर 5 में निचोड़ देना है. अरे पूरे एक चैप्टर पढ़े हो चैप्टर 5. और इसका अलग से हैंडआउट भी मिला होगा, नहीं याद आ रहा है. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का अलग से हैंडआउट भी मिला है. दिखाओ भाई दिखाओ, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का हैंडआउट दो, पास करो. चैप्टर 5 मेरा जो मैट है, मैट में जो है वो तो पूरा पढ़ना ही है. उसमें जो 10-12 क्वेश्चन है वो तो खत्म करना ही है. उसके अलावा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का ये 3 पेजेस का और हैंडआउट है. क्लास में आओगे नहीं, कभी कभार आओगे, ऐसा नहीं हुआ होगा. सब लोग आया होगा और सबको मिला होगा. लास्ट टू लास्ट टर्म वाले बच्चे नोट्स कलेक्ट कर लें. दो 240 के बाद 250. हाँ, 240 के बाद 250. कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब बहुत सारे बच्चा लोग को यह समझने में दिक्कत आता है कि सर ऑडिटर का काम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है ना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट. तो सर ऑडिटर को लॉ क्यों चेक करना चाहिए? सर ऑडिटर को क्या मतलब है सर कि उसका क्लाइंट ने लॉ फॉलो किया है, लॉ फॉलो. सर उससे ऑडिटर को क्या लेना देना है? ऑडिटर को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है. तो लॉ क्यों चेक करे सर? वो लॉ इसलिए चेक करे क्योंकि अगर लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ है, अगर क्लाइंट ने लॉ को फॉलो नहीं किया है, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ हुआ है, तो नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ may lead to attraction of the penalties and disclosures or harm the going concern. क्लाइंट अगर लॉ फॉलो नहीं किया है तो पेनल्टीज अट्रैक्ट हो सकता है, फाइन अट्रैक्ट हो सकता है, गोइंग कंसर्न उसका क्वेश्चन हो सकता है. तो अगर उसने इतना बड़ा कॉन्ट्रावेंशन कर रखा है कानून का कि वो गोइंग कंसर्न ही नहीं है, तो मेरे को तो उसको डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा ना.
और या फिर अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है, मेरे को तो उसको डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा ना नोट्स ऑन अकाउंट्स में कि लिख भाई कि तुम गोइंग कंसर्न नहीं है, एंड नोट्स ऑन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब अगर मैं चेक ही नहीं करूं लॉ, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इतना बड़ा लॉ का उल्लंघन हो रखा है, ब्रीच हो रखा है, और ये गोइंग कंसर्न ही नहीं है, तो मैं तो फिर इसको डिस्क्लोजर देने बोलूंगा ही नहीं नोट्स ऑन अकाउंट्स में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड हो जाएगा। और गोइंग कंसर्न तो इतना बड़ा बात है कि अगर आप नहीं है और वो आपने डिस्क्लोजर नहीं किया तो मटेरियल एंड परवेसिव मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। और दूसरा बात ये, अगर लॉ फॉलो नहीं किया है, पक्का पेनल्टी फाइन लगेगा, तो उसके लिए प्रोविजन बनाओ। तो हम उसको प्रोविजन फॉर पेनल्टी फाइन तो तभी बनाने बोल सकते हैं जब हम खुद चेक करें कि उसने लॉ फॉलो किया है कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो प्रोविजन बनवाएंगे। तो बिल्कुल रिलेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि अगर लॉ फॉलो नहीं किया उसका इफेक्ट बिल्कुल आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। पेनल्टीज देना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। तो वो सब तो हम अचानक से नहीं बोल सकते, मेरे को तो चेक करना पड़ेगा लॉ, इसलिए लॉ चेक करना पड़ता है। अब ऑडिटर जब चेक करेगा कि क्लाइंट ने लॉ फॉलो किया है कि नहीं और नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ मिला, तो तीन चीज चेक करेगा। नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, क्या चेक करेगा? नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस मतलब व्हाट इज अ नॉन कंप्लायंस? जीएसटी रिटर्न जमा नहीं कर रहा, जीएसटी जमा नहीं कर रहा, रिटर्न छोड़ो, कंपनीज एक्ट का उल्लंघन हुआ है, बोनस एक्ट फॉलो नहीं किया, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस? बहुत सारा कानून है, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस? सर्कमस्टांस ऑफ नॉन, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस के बाद क्या चेक करेंगे? सर्कमस्टांस ऑफ नॉन कंप्लायंस, वेदर इट वाज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल था तो फ्रॉड का कैटेगरी में आएगा, अनइंटेंशनल था तो एरर। तो नेचर चेक करना है, सर्कमस्टांस, नेचर मतलब क्या चीज का नॉन कंप्लायंस हो, सर्कमस्टांस मतलब इंटेंशनल था क्या अनइंटेंशनल, इंटेंशनल था तो फ्रॉड, अनइंटेंशनल था तो एरर। फिर हम लोग को उसका कंसीक्वेंस देखना है, क्या देखना है? कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि पेनल्टी लगेगा तो प्रोविजन बनवाओ, गोइंग कंसर्न हैम्पर होगा तो डिस्क्लोजर दिलवाओ। तो नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, सर्कमस्टांस ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड कंसीक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस मस्ट बी चेक्ड बाय द ऑडिटर। किसका जिम्मेदारी है लॉ को कंप्लाई करना? ऑडिटर का कि मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है लॉ को कंप्लाई करना, या ऑडिटर का जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी मैनेजमेंट का लॉ को कंप्लाई करना। तो एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ दोस चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट और दोस चार्ज विद गवर्नेंस का फर्क कौन होता है? जो बोर्ड होता है वो कौन होता है? टीसीडब्ल्यूजी। बोर्ड जो काम डेलीगेट करता है करने के लिए वो क्या होता है? मैनेजमेंट। और थ्रू विद दिस, जैसे परचेज मैनेजर जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, सेल डिपार्टमेंट का हेड है, दे फॉर्म व्हाट? मैनेजमेंट। और जो बोर्ड में वो कौन है? टीसीडब्ल्यूजी। So duty to form internal control to ensure the compliance of law, duty to form internal control to ensure the compliance of law lies with management with the oversight of TCWG. बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए कि लॉ कंप्लाई हो जाए। हाँ, मैनेजमेंट बनाएगा टीसीडब्ल्यूजी के देखरेख में, बट क्या फीचर्स होना चाहिए हम बताते हैं क्या फीचर होना चाहिए। आपके यहां पर अगर आपको लॉ कंप्लाई करना है, आपको एक स्टैट्यूटरी रजिस्टर बनाना चाहिए, रजिस्टर बनाना चाहिए containing statutory laws, register containing list of statutory laws applicable on you। तो क्लाइंट के ऊपर जो एप्लीकेबल लॉस है उसका एक अलग से रजिस्टर हो, तब माना जाएगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। एक अलग से लीगल डिपार्टमेंट बना रखा है तो बहुत बढ़िया, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में तो लीगल डिपार्टमेंट अलग होता है। इंप्लॉय लोग अवेयर है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, और ना केवल अवेयर है, उन लोग को रेगुलरली ट्रेनिंग के जरिए अपडेट भी किया जाता है। तो अवेयरनेस भी होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड अपडेशन भी होना चाहिए, बिकॉज लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग, तब जाकर के मानेंगे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। अब सुनो, कुछ मेरे को एग्जांपल्स दो जो मेरे को हिंट कर सकता है अबाउट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। सम सिचुएशंस विच में हिंट, मेरा क्वेश्चन है व्हाट आर द सिचुएशंस विच में हिंट द ऑडिटर रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, लिखवाया हुआ है बेटा, लिखवाया हुआ है पूरा, नोट पॉइंट लिखवाए थे, समझ में आया? बच्चा को याद है इसलिए वो बोल रहा है। ये पहला पॉइंट था मेरा। अरे सुना मेरा बच्चा लोग, there are 9 cases, 9 examples which hints the auditor, which hints the auditor about the non-compliance. Investigation going on. तो why investigation going on? तो ये तो एक बहुत बड़ा हिंट है यार, जब इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी रेगुलेटर्स कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा हिंट है कि नॉन कंप्लायंस हुआ होगा। साबित नहीं हुआ है बट हिंट तो है ना, नॉन कंप्लायंस हुआ होगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ कमीशन पेड टू एजेंट्स, ह्यूज कमीशन पेड टू, नॉर्मली इंडस्ट्री 10% कमीशन देता है, तुम सेल के ऊपर 80% कमीशन दे रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है।
मतलब ये चांसेस है नॉन कंप्लायंस, कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन कंट्रीज, जहां पर टैक्सेशन नहीं है, हाँ, तो वहां तुमने कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। हम नहीं बोल रहे तुम चोर हो, बदमाश हो, फ्रॉड हो, बट मेरा शक बढ़ जाएगा, मेरे को चेकिंग अब ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये सब हिंट्स है कि कुछ ना कुछ लॉ ब्रीच हुआ होगा, हो सकता है। व्हेन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, और बोलो ना, टू मच कमीशन पेड टू एजेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज इन टैक्स हेवेंस, और बोलो unusual transaction with the related parties, unusual transaction with the related parties, unauthorized transactions, books of accounts not properly kept. So these are the hints about the non compliances. फिर दोस्तों ऑडिटर क्या करेगा? हम क्या प्रोसीजर लगाए? बोलना, हम क्या प्रोसीजर लगाए? What are the procedures that auditor should apply to check the compliance of law? जो भी नॉर्मल आर्टिकल भी होगा ना, वो भी बता देगा कि अगर मेरे को चेक करना है इसके यहां पर कि इसने कानून फॉलो किया है कि नहीं किया है, हम जाकर के क्या करेंगे? हम चलान्स वगैरह चेक करेंगे। ऑडिटर विल चेक द चलान्स एंड स्टैट्यूटरी फीस पेड टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। दिखाओ भाई क्या क्या चलान वगैरह जमा किए हो, वो दिखाओ मेरे को, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट चेक विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप एमसी के वेबसाइट में जाओ, अगर कंपनी है तो वहां तो सारा जो लॉ का ब्रीच हो रखा है वो मिल जाएगा उस कंपनी का रिपोर्ट में। तो इंडिपेंडेंट चेक विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी करेंगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, मिनट्स को रिव्यू करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, और क्या बोले थे, और मैनेजमेंट में डिस्कस करने के पहले क्या बोले थे, चलान चेक करेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जो कंपनी का यानी एंटिटी का स्ट्रेटेजी वगैरह बनाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, दो शब्द याद रखना, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का। ये मैथ्स ही पढ़ाए थे हम 260 265। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आर द पर्संस, या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो ट्रस्टी हो गया, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजी बनाने का, वही रिस्पॉन्सिबल है, एंटिटी का क्या बनाता है वो, स्ट्रेटेजी, और अकाउंटेबिलिटी भी उसी का है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो एक बात बताओ, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कल को एलिगेशन लग जाता है खराब खराब, किसका जवाबदेही होगा? जवाब चाहिए मेरे को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मान लो कोई हादसा हो जाए, कोई आग वाग लग जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मान लो अगर कोई हादसा हो जाए, आग वाग लग जाए, तो अकाउंटेबिलिटी किसका होगा? मैनेजमेंट का होगा कि बीओडी का? हाँ, खाली रिलायंस का परचेज मैनेजर आकर के सामने बैठ जाए या मार्केटिंग मैनेजर आकर के सामने बोल, लोग उसको पत्थर मार करके बाहर फेंक देंगे। समझ में आ रहा है? मुकेश अंबानी, नीता भाभी को सामने आना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द टीसीडब्ल्यूजी। Many TCWGs are there, but they are also a part of TCW, because उनका अकाउंटेबिलिटी है। तो बोला TCWG कौन? जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज का? स्ट्रेटेजी बनाने का, एंटिटी को डायरेक्शन दिखाने का। अकाउंटेबिलिटी क्या चीज का है? जवाब देने का, ऑब्लिगेशंस का। सो दीज आर द पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन, वापस से पढ़ो, दीज आर द पर्संस और, हाँ, these are the persons or organization with the responsibility, बच्चों, these are the persons or organization with the responsibility of what? Overseeing the strategic direction of the entity, and obligation related to क्या बताओ? Accountability. Are we through with this? क्या ऐसा हो सकता है कि TCWG मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या डायरेक्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता? क्या बिल्कुल संभाल सकता है। अब जैसे मेरा भी कंपनी है, मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मेरा तो जो TCWG है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है ना, पूरा का पूरा नहीं है। जो काफी क्लोज जानते हैं वो जानते हैं। दो चार्ज विद गवर्नेंस, मैं और मेरी मम्मी दोनों डायरेक्टर है। अब मेरी मम्मी जो है, दो चार्ज विद गवर्नेंस डायरेक्टर, शी इज नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट, बट ये डायरेक्टर TCWG का पार्ट है कि मैनेजमेंट का? मोहित अग्रवाल TCWG के मैनेजमेंट, बोथ बोथ। Are we through with this? My mom TCWG but not management. पक्का? Sure?
सो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जितने भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वो मैनेजमेंट में रहे, ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब अगर जो टीसीडब्ल्यूजी है वो पूरा का पूरा ही मैनेजमेंट में है, तब ऑडिटर को अलग से टीसीडब्ल्यूजी के साथ कुछ बोलने का दरकार नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले कम्युनिकेट किसके साथ कर चुका होगा? मैनेजमेंट के साथ। और विद दिस तो कम्युनिकेशन विद करना आपको। अच्छा, टीसीडब्ल्यूजी जो है बात हो चुका, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट पर्सन, ठीक है। ऑडिटर को कम्युनिकेट करने बोला गया इंपॉर्टेंट मैटर्स टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो भाई पहले ऑडिटर को डिटरमाइन तो करना पड़ेगा कि टीसीडब्ल्यूजी में एप्रोप्रिएट पर्संस कौन है जिनके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है। सब ग्रुप्स को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब समझो जो बोर्ड है टीसीडब्ल्यूजी है, बट उसके अंदर सब ग्रुप भी तो रहता है। तो बोर्ड बहुत सारा कमेटी बना देता है, ऑडिट कमेटी बना दिया, तो ऑडिट कमेटी क्या डे टू डे मैनेजमेंट संभालता है कि ऑडिट कमेटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी? इट इज आल्सो पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। Are you through with this? So communication within the subgroups of TCWG, एग्जांपल ऑडिट कमेटी हो गया। जब सब के सब TCWG मैनेजमेंट में है तब तो मेरे को कम्युनिकेशन ज्यादा करने का दरकार नहीं है। क्या कम्युनिकेशन करना रहेगा मेरे को? कम्युनिकेशन क्या करना रहेगा? ऑडिटर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई मेरा काम है खाली ओपिनियन फॉर्म करना, ठीक है, एंड मेरा ओपिनियन जो है ना आपको आजाद नहीं कर देगा फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। So auditor will straight away communicate with the TCWG that auditor's opinion is to form an opinion on the overall financial statement showing true and fair or not, and auditor's opinion is not going to relieve management and TCWG from their responsibility regarding the financial statement. हम पूरा स्कोप टाइमिंग वगैरह जो है TCWG को बता देंगे कि मैंने क्या प्लान किया है स्कोप एंड टाइमिंग के बारे में। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में मेरे को बताना है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में मेरे को क्या क्या बताना है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपका, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर आपने सही दिया है कि नहीं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स, बोलो मुंह खोल करके, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट मतलब हम स्पेसिफिकली फिगर नहीं बता रहे हैं अभी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी, ओवरऑल अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स, स्टैंडर्ड्स आपने सही फॉलो किया है कि नहीं। क्या क्या मेरे को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आया था आपका मैनेजमेंट अगर मेरे साथ कुछ कोऑपरेट नहीं किया, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आया, हम मुकेश भाई और नीता भाभी को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे बातें तभी बताएंगे, ये सारे बातें बाद बाकी तभी बताएंगे जब सबके सब मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। अगर सबके सब टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो ये सब बात नहीं बताएंगे। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताएंगे। इंटरनल कंट्रोल के बारे में तो अलग से 265 आ जाएगा। अभी कम्युनिकेशन में टीसीडब्ल्यूजी पढ़ रहे हो ना 260, फिर आ जाएगा कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। लिस्टेड कंपनीज के केस में ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा इंडिपेंडेंस के बारे में कि ना केवल हम इंडिपेंडेंट है, मेरा टीम भी पूरा क्या है इंडिपेंडेंट, उसका आप चिंता मत करिए। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्वियस होता है राइटिंग में रहेगा, टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करने बोला गया है, डॉक्यूमेंटेशन करने बोला गया। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, ये याद है 3 स्टैंडर्ड पूरा एक क्लास लगा था हम लोग को, 250, 260 और 265। दिस 3 स्टैंडर्ड टुक 1 फुल क्लास। 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। अब नाम तो है सिग्निफिकेंट, नाम तो कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी आईसी टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, बट 265 जब आप अंदर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल मतलब ठीक से इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट नहीं कर रहा, बनाया नहीं है। मैनेजमेंट को तो हम बताएंगे डेफिशिएंसीज इन आईसी। उसमें से जो मेरे को लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है, विच मेरिट्स मतलब डिजर्व्स द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, केवल वही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन आईसी हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं टीसीडब्ल्यूजी को सब बता दो, ज्ञान का कमी है। टीसीडब्ल्यूजी को सब कुछ नहीं बताना गांजा लेकर के, खाली सिग्निफिकेंट बात बताना है। वैसी डेफिशिएंसी इन आईसी, सारा डेफिशिएंसी इन आईसी टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताना है। डेफिशिएंसी इन आईसी मैनेजमेंट को बताना है, उसमें से जो सिग्निफिकेंट मेरे को लग रहा है वो हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे। डेफिशिएंसी होता क्या है तब माना जाएगा ना जब मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल क्यों बनाया जाए,
मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट नहीं कर सके, कम से कम कंट्रोल करे, डिटेक्ट करे, रेक्टिफाई करे, तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सब नहीं कर सक रहा है, तब डेफिशिएंसी है। देखो पढ़ो डेफिशिएंसी क्या होता है इंटरनल कंट्रोल में। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कब एग्जिस्ट करेगा? जब तुमने अपना इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया, पहले इंप्लीमेंट किया, ऑपरेट किया, तुमने अपना इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया, पहले तो यार ऑब्वियस था, पहले डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, फिर ऑपरेट करोगे, बट इस प्रकार किया कि वो अनेबल है प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में, करेक्ट करने में। आहा, म्यूजिक टू द ईयर्स। यू हैव डिजाइंड, implemented, operated your control measures in such a manner that it is unable to prevent or detect or correct. It is unable to prevent, detect and correct the misstatements in the financial statement on timely basis. या वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा? डैश बनाया ही नहीं। यहां तो कम से कम क्या हुआ? डिजाइन भी किया, इंप्लीमेंट भी किया, ऑपरेट भी किया, बट अनेबल टू प्रिवेंट, इट वॉज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट द मिस्टेटमेंट। वर्स्ट वर्स्ट क्या हो जाएगा? कंट्रोल जो चाहिए प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने के लिए मिसस्टेटमेंट, वो मिसिंग है, दैट इज मिसिंग। जो आपको कंट्रोल चाहिए था प्रिवेंट, डिटेक्ट करने के लिए मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस, दैट इज मिसिंग। ये डेफिशिएंसी इन आईसी है। तो ये डेफिशिएंसी इन आईसी हम किसको बताएंगे? मैनेजमेंट को। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन आईसी टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब माना जाएगा? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब माना जाएगा? व्हेन अ डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, व्हेन अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ देम इन आईसी दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, वापस से मेरा जजमेंट लगाना पड़ रहा है, इज सफिशिएंट, is of sufficient importance to merit, yani it deserves the attention of TCWG. Tell me, all deficiencies in IC will be reported to TCWG? Only significant deficiencies. Significant कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर। कि ऑडिटर भगवान है क्या? नहीं, वो ऑडिटर है, वो क्वालिफाइड सीए इन प्रैक्टिस है, रगड़ रगड़ करके बना है, तो उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी डिसाइड करके TCWG को बोल देगा। उसके बाद ये सब फिर अपना रीड कर लेना है, अपना डिस्कस्ड है क्लास में। ऐसे 299 यहां से मत पढ़ना, अमेंडेड नोट से पढ़ना। जिसके पास अमेंडेड नोट्स नहीं है कृपया करके ऑफिस से कलेक्ट कर ले, ठीक है? 299 पूरा ऑफिस से कलेक्ट कर ले। ये ऑलमोस्ट एक क्लास लगा था हम लोग को, याद आया? तो इसका नोट्स कलेक्ट कर ले जिसके पास नहीं है। आप हम लोग को मेल भी करेंगे तो आपको ये सब नोट्स मिल जाएगा। मोहित सर d2hclasses@gmail.com। ऑब्वियस बात है, पूरा बोल लेंगे, पूरा नोट्स दे दीजिए, तो जो बच्चे बेचारे फीस दे करके पढ़े उन लोग फिर चीटेड महसूस करेंगे, तो पूरा नोट्स नहीं। एज अ टीचर मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपडेटेड नोट्स मिले, तो आप जो जिनके पास स्टैंडर्ड्स का अपडेटेड नोट्स नहीं है, वो अपडेटेड नोट्स जो है ऑफिस से आकर के कलेक्ट कर लें, या मोहित सर d2hclasses@gmail.com में मेल करिए, मोहित सर d2hclasses@gmail.com में आपको ऐसे 299 का अमेंडेड नोट्स भी मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, उसका कोई फीस नहीं है। चाहे आपने यहाँ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसका कोई फीस नहीं है। फायदा हुआ है ऐसे 200 पूरा सीरीज का रिवीजन का। हाँ चलो अभी आओ आरटीपी डिस्कस करते हैं। जैसे आज का एजेंडा हमने फिक्स किया था, अपना अपना आरटीपी खोल लो। कृपया करके हम लोग से आरटीपी का नोट्स मत मांगिएगा, हार्ड कॉपी दे देते ना तो अच्छा रहता है। ये पूरे अनाउंसमेंट में तुमको सबसे अच्छा अनाउंसमेंट यही वाला लगा होगा, मतलब उस दिन तो सोए नहीं होगे, इतना एक्साइटमेंट रहा होगा बॉडी में, और क्या क्या आप सपने सजा लिए होगे, भाई ये कर देंगे, भाई ये फाड़ देंगे, भाई टांड से इंस्टीट्यूट का मैट जो चढ़ाए थे निकाल। अब तो प्रैक्टिकल में भी एक एक सम करेंगे, बट फिर जोश जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया 2-4 दिन के लिए। अब भगवान जो मौका दिया है तो भगवान को तो गलत साबित मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओप्स
जहां देख लो भाई, जिसको नहीं पता रहता कहाँ रहता है आरटीपी वगैरह। अरे ऐसे ही बच्चे भी रहते हैं। अब इन्होंने 70-80 पन्ना का आरटीपी ठोक दिया, लेकिन इन्होंने ये साफ साफ बोला है कि कोई अमेंडमेंट नहीं है। देखो समझ में आया? जो भी है वो रिवीजन के रूप में इन लोग डाल रखे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अब इन्होंने पूरा कंपनी ऑडिट का रिवीजन करवा दिया, तो जिसका मैं रिवीजन क्लास जो है वो तो आपको दे ही रहा हूं। इस क्लास के बाद और कितना रिवीजन क्लास रहेगा? एक। हाँ 3 ना, जिसमें आपको आज वाला क्लास हो गया, इसके बाद और 3 रिवीजन क्लास रहेगा, जिसमें आपको कंपनी ऑडिट का रिवीजन मिलेगा, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 का रिवीजन मिलेगा, और रिमेनिंग चैप्टर्स का रिवीजन मिलेगा। अभी इसका क्वेश्चन आंसर्स में आ जा रहे हैं, आप बोर्ड पे देखते जाइएगा। आ गया। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर ऑडिट के पेपर में चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस, दोनों के लिए बोल रहे हैं। सर ऑडिट के सिलेबस में ओल्ड हो या न्यू हो, क्या सर अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वाला जो चैप्टर अपने लॉ में पढ़ते हैं ना, क्या उससे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऑडिट होता ही अकाउंट्स का है, तो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इज आल्सो पार्ट ऑफ द कंपनी ऑडिट। तो जो सेक्शन 128 से लेकर के 138 वाला जो चैप्टर है ना अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 128 से लेकर के 138 वो भी पढ़ना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तो पढ़ना ही है, कोई बोलने का बात थोड़ी ना है। 139 से 148 पढ़ना ऑब्वियसली, 128 से 138 भी पढ़ना। देखो एमसीक्यूज फटाफट डिस्कस करें। हाँ इससे भी रिवीजन होगा। या लेट अस हिट इट। मार्विन लिमिटेड, आप ही क्वेश्चन पढ़िए। मार्विन लिमिटेड, एक सेकंड हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज सॉल्व करने का पहला उसूल है। अच्छा ओएमआर शीट आ रहा है, ये सबको पता है ना? अच्छा इंस्टीट्यूट ने अभी हाल फिलहाल में मार्च महीना में अनाउंस किया। मैंने कब अनाउंस किया था ये बात? जिस दिन मैंने एमसीक्यूज का चर्चा किया था उसी दिन मैंने बता दिया था कि ओएमआर शीट ही आएगा, क्योंकि मेरा काउंसिल मेंबर से बात हो रखा था, उन लोग मेरे को यही बताया था कि ऑब्वियस बात है मोहित, पर्पस ही यही है कि ह्यूमन एरर कम हो, तो इसलिए 30 मार्क्स का हम लोग हर थ्योरी पेपर में एमसीक्यूज डाले हैं। तो वहां ह्यूमन एरर कम कैसे होगा? जब सिस्टमेटिक चेकिंग होगा, कंप्यूटराइज चेकिंग होगा। तो ये मेरे को पहले से पता था कि 30 मार्क्स का जो रहेगा वो ओएमआर बेस्ड रहेगा। ये मैंने आप लोग को भी क्लास में अनाउंस कर रखा था कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड ही रहना है। अभी वाला क्वेश्चन देखो। हाँ एमसीक्यू सॉल्व करने का पहला उसूल है, पहले लास्ट लाइन पढ़ो। बता रखे हैं क्या? पहले लास्ट लाइन पढ़ लोगे तो पता चलेगा ना क्वेश्चन क्या मांग रहा है, उस हिसाब से तुम फिर क्वेश्चन को फिल्टर करना चलो। नहीं तो क्या होगा, बाबू सोना की तरह पहले तुम टन 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 5 मिनट पढ़ा, अच्छा ये पूछा, फिर अब पढ़ते हैं। तो लास्ट लाइन हमेशा, लास्ट सेंटेंस हमेशा पहले पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, एक्सप्लेन हाउ वुड सीए फेलिक्स, अरे वाह, हम लोग के वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे कॉलेज के मेरे जमाने में। एक्सप्लेन हाउ वुड सीए फेलिक्स, अच्छा लगा कि सीए कंप्लीट कर लिए वो। परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब ये क्वेश्चन है एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड। ऐसे 520 वाला, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर उससे रिलेटेड है। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है? कंपैरिजन, रेशियोज वगैरह कंपेयर करना, कंपेयर करना मतलब। चलो देखते हैं अब, एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड है। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मार्विन लिमिटेड इज अ रेनाउंड फूड चेन सप्लायर इन अ पॉश एरिया, बकवास बात कर रहा है, प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट फैसिलिटी अलॉन्ग विद फूड डिलीवरिंग। इसमें से फिल्टर कर लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए डेटा, कुछ डेटा नहीं चाहिए, ठीक है? सब बकवास है, रेस्टोरेंट है खाली, ये पता चला। सीए फेलिक्स वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, पहले ही पता था।
Financial 17-18. While examining the books of accounts of the company, CFLX came to know about one of the major expenses of the company, rent. 1,20,000, हाँ मेजर है, 1,20,000 पर मंथ बोल रहा है मेजर है तो मेजर ही मानेंगे. तो रेंट एक्सपेंस 1,20,000 पर मंथ मेजर है, फॉर विच ही अप्लाइड सब्सटेंटिवली एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन पर्पस. एक्सप्लेन हाउ वुड CFLX परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इन द गिवन सिनेरियो. वो एक महीना का रेंट देख लिया 1,20,000, तो साल भर का रेंट ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए? फिगर मत बताना, क्या कैसे कर रहे हो बताओ. एक महीना का रेंट 1,20 है, साल भर का कैसे होना चाहिए? इंटू 12, लीप ईयर है तो 12. तो लगभग उतना आना चाहिए. अब हो सकता है कम हो या ज्यादा हो. अगर उतना ही आ गया तब तो मेरे को कुछ चेक करने का दरकार नहीं, बट अगर उससे ज्यादा आया तो मेरे को फिर और एविडेंस चाहिएगा. अगर तुम CFLX हो तो क्या उसको क्या करोगे तुम उसकी जगह? ऐसा पॉइंट नंबर ए, CFLX would inspect every single rent invoice per month of 1,20,000 and verify other elements appropriately. पागल है क्या रे सैंपलिंग करने का? Compare the rental expense of the company with that of other nearby company. Would select the point number C. Select the first month's rent invoice of 1,20,000 and appropriately verify other elements. Verifying other elements would predict the rent of the whole year would be 1,20,000 into 12. Therefore, would compare the actual with the prediction and follow up for any fluctuation. पहले तो प्रेडिक्ट कर लेगा ना कि 1,20,000 into 12 प्रेडिक्ट कर लेगा, फिर क्या करेगा? कंपेयर करेगा एक्चुअल के साथ, और अगर प्रेडिक्शन और एक्चुअल मैच नहीं किया तो फॉलो अप फॉर फर्दर फ्लक्चुएशन की फ्लक्चुएशन का कारण क्या है? सी. मतलब ये एटीट्यूड रखो. मतलब सही आंसर क्या हो गया इसका? सी. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, करेक्ट आंसर सी. बढ़ रहे हैं आगे. मतलब ये एटीट्यूड मत रखना एग्जाम में कि एमसीक्यूज बहुत सिंपल आएगा, आराम से समय देना. नहीं समझ में आया? क्वेश्चन को समय देना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. मतलब ये फाउंडेशन वाला एमसीक्यू नहीं है भाई, 30 सेकंड में ठोक देना. आंसर पहले टिक कर रहे, पढ़ेंगे बाद में. अरे ऐसा होता था. यहां ये पूरा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, पूरा केस स्टडी आ रहा है. देखो ये पूरा केस स्टडी है. इंस्टीट्यूट जो है ना, यही क्वेश्चन 4 नंबर के लिए भी दे देगा. देखो क्या लिखा है, वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है. जिसको एक फाइनल एकदम जो मेन स्पॉट है, वो मेन स्पॉट आपको सिलेक्ट करना है. बट ये इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो बोल सकता है चल है 4 नंबर के ले ले किसको, तो लिखना पड़ेगा. तब थोड़ा 520 के बारे में और एक्सप्लेन करना होगा. ये देख केस स्टडी से भी लंबा क्वेश्चन है. नॉर्मल जो स्टैंडर्ड केस स्टडी होता है उससे भी ज्यादा है, बट सिंपल है, ये बहुत सिंपल है. पहले लास्ट सेंटेंस पढ़ोगे. लास्ट सेंटेंस ढूंढना मुश्किल है, ढूंढो. मिल गया. Which of the following other audit procedure may be performed by CS star? Which of the following other audit procedure may be performed by CS star to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory under the custody of third party? ठीक है, ठीक है. मेरे को और क्या एविडेंस परफॉर्म करना है? एक्चुअल में इन्वेंट्री किसके कस्टडी में बताओ ना? थर्ड पार्टी. तो मेरे को और क्या एविडेंसेस परफॉर्म करना है? अब एक बार क्वेश्चन फटाफट पढ़ लो. कोई कंपनी है जिसका प्रोनाउंसिएशन तुम ही करना. क्या बोलोगे? कोयोट कि सोयोट? व्हाट डू यू प्रोनाउंस इट? हाँ, कि सियोट? आगे बढ़ना. कोयोट लिमिटेड इज डीलिंग इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. ह्यूज इन्वेंट्री. ह्यूज इन्वेंट्री मतलब कितना? 60%. 60% इन्वेंट्री कंसाइनी के पास है. लाइंग ऑन कंसाइनमेंट कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी मतलब कौन हो गया? कंसाइनी. अब सीए स्टार जो ऑडिटर है वांट्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी लाइंग ऑन कंसाइनमेंट. दस रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द थर्ड पार्टी की क्वांटिटी कंडीशन बताओ. हाउएवर इट रेज डाउट अबाउट इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द थर्ड पार्टी. स्केप्टिसिज्म दिमाग है आपको तो समझ में, यार हमको लग रहा है मिला हुआ है, थर्ड पार्टी इंटीग्रिटी के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है.
तो और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं दोस्तों? क्या थर्ड पॉइंट नंबर 1, क्या थर्ड पार्टी के यहां चला जाओ फिजिकल काउंट करने? हाँ क्यों नहीं, फिजिकल काउंटिंग आपका हक है। थर्ड पार्टी थोड़ी ना ओनर है। एक सेकंड, आप बोलेंगे सर थर्ड पार्टी का आप जाकर के स्टॉक चेक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का स्टॉक नहीं चेक कर रहे हैं, कस्टडी थर्ड पार्टी का, ओनरशिप तो मेरा क्लाइंट के पास ही है, तो हम तो अपना क्लाइंट का स्टॉक चेक कर रहे हैं। अरेंज फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। यस, आप यूज कर सकते हैं वर्क ऑफ ऑडिटर। इंस्पेक्ट वेयर हाउस रिसिप्ट, बिल्कुल बिल्कुल, वी शुड इंस्पेक्ट वेयर हाउस रिसिप्ट अगेंस्ट द इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। सारी करना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा फास्ट। इन जुलाई 2018, पहले लास्ट लाइन पढ़ो। व्हाइल चेकिंग सच हायर परचेज ट्रांजैक्शन व्हाट वुड द ऑडिटर एग्जामिन। अब अगर मेरे पास समय कम होना तो पिछला वाला क्वेश्चन में भी लास्ट सेंटेंस ही पता चल गया था क्या करना है, लास्ट सेंटेंस ही पता चल गया था पूरा केस में क्या होना है। पिछला वाला क्वेश्चन में भी कि क्या ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मेरे को और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग इन्वेंट्री विद द थर्ड पार्टी, तो उतना ही तो मेरे को चाहिए था। इन्वेंट्री इज लाइंग विद द, नहीं समझना। वैसे यहां पर भी लास्ट सेंटेंस पढ़ो, व्हाइल चेकिंग सच हायर परचेज ट्रांजैक्शन व्हाट वुड ऑडिटर एग्जामिन। अब मेरे पास एकदम समय कम हो जिसका प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, और अगर एकदम समय कम हो तो हम खाली इसी लाइन को पढ़ करके भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि क्या पूछा है बताओ? हायर परचेज ट्रांजैक्शन में ऑडिटर को क्या चेक करना है? अब डैश पहला 4 लाइन में बकवास लिखा हुआ होगा, क्योंकि मेन चीज तो यही पूछ लिया ना रे कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन में ऑडिटर क्या चेक करेगा। तो ये अपने वाला चैप्टर में पढ़ रखे हैं, ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज वाला, कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन में ऑडिटर क्या क्या चेक करता है। एचपी एग्रीमेंट में ये सब बात लिखा हुआ रहना चाहिए। एचपी प्राइस, नेचर ऑफ द गुड्स, नहीं याद आ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स, अरे याद आ रहा है, ये सब लिखा हुआ रहना चाहिए। तो बस पढ़ो। पूछा है हायर परचेज while checking higher purchase transaction what would auditor examine? That periodical installments paid are charged as expenditure by Mazars Jerry and Company. That higher purchase agreement, हम ऑडिटर किसके हैं देखो तो, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। अरे हम तो आंसर कर देंगे, तेरे को समझाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे को तो आंसर दिख गया, हायर परचेज एग्रीमेंट स्पेसिफाइज HP agreement should specify clearly HP price of the machine to which the agreement relates. तो टॉम एंड कंपनी एंटर्ड, टॉम ने एंटर किया, टॉम ने किसके साथ एंटर किया रे? ठीक है, जेरी कौन देगा? टॉम, टॉम मशीनरी देगा जेरी को, जेरी को कौन देगा मशीनरी? टॉम। तो जेरी would have an option to purchase the machine in accordance with the HP agreement. Thus Jerry and company agreed to pay Tom certain amount in periodical installment. The property in the goods should be passed. मतलब इन लोग कुछ नहीं बकवास किया, देखा पूरा हायर परचेज ट्रांजैक्शन को समझाया। तो अभी हायर परचेज ट्रांजैक्शन चेक करते समय हम क्या देखें? अभी हम क्या देखें? पॉइंट बी तो देखेंगे ना कि एचपी एग्रीमेंट में साफ साफ हायर परचेज प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ है ना, टू विच एग्रीमेंट रिलेट्स और थ्रू विद दिस। अब ये एक बच्चा बोलेगा सर ये भी देखिए टॉम एंड कंपनी चार्जेस, मैं तब तक रहूं, ऑडिटर तब तक रहे। तो मेन चीज अभी हायर परचेज ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तब मैं क्या चेक करूंगा? आज ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा क्या वो? नहीं, आज मैं क्या चेक करूंगा? एचपी प्राइस, एचपी प्राइस। मक्खन एकदम। फिर लास्ट लाइन पढ़, इससे सब कुछ हो जाएगा। लास्ट लाइन पढ़ो, विच ऑफ द, लास्ट लाइन पढ़ो तुम लोग। ये वाला अगर सॉल्व नहीं हुआ तब इशारा रहेगा, ये अगर सॉल्व नहीं कर सके 2 मिनट दे रहे हैं, घड़ी देख करके 2 मिनट, जस्ट सॉल्व इट।
तो आप लोगों को 2 मिनट मिला था क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के लिए दोस्तों। इसका भी लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डिड नॉट बी फ्रेम्ड अंडर इंटरनल कंट्रोल, क्वेश्चन रिलेटेड टू परचेज। ऊपर में अब जो लिखा बकवास लिखा हुआ है, क्योंकि आपको लास्ट लाइन से पता चल गया है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है रिलेटेड टू परचेज। आपको होता है ना परचेज का जो इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए मेरे को क्वेश्चन बनाना पड़ता है, उसमें मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना रिलेटेड टू परचेज का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। कैसे पता करेंगे? कुछ क्वेश्चनर बना करके। तो परचेज से रिलेटेड क्या क्या बात है, तुमको पूछा है कौन सा नहीं है, तो सिग्नेटरीज फॉर परचेज लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। परचेज कोई भी ऑथोराइज कर देगा कि लिमिटेड ऑफिशियल? पियोन भी ऑथोराइज कर दे परचेज ना। पेमेंट अप्रूव्ड, बिल्कुल। रिव्यू करना चाहिए डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग, बिल्कुल। वीआरएस, वीआरएस से परचेज का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। टिक करो। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द, लास्ट लाइन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो ऊपर का पढ़ लेगा वो डोंकी है, क्योंकि एक लाइन से तो पता चल गया कि कौन सा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगा। प्रोग्राम आएगा, लेटर ऑफ कंफर्मेशन आएगा, ईमेल आएगा, क्या नहीं आएगा? प्रिलिमिनरी थिंकिंग क्या होता है, नहीं आएगा वो। अरे क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, पहले लास्ट लाइन ढूंढो। ओ तेरी है ही नहीं है। State which of the following examples the auditor must have given to the management। पूरा पढ़ना होगा। While auditing the books of accounts of a company है, CA ranker the statutory auditor of the company, CA ranker the statutory auditor of the company। इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉन रैंक होल्डर्स की भावनाओं से ठेस पहुंचता है। मतलब खाली रैंकर ही सीए बनेगा? इंस्टीट्यूट ने भावनाओं को ठेस पहुंचाया। अब एक बच्चा इस पर भी बोल सकता है टीचर लोग वीडियो बनाइए, बढ़िया। इंस्टीट्यूट थोड़ा संभल करके चलो, फिर केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी केम टू नो दैट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल गुडविल एज अ फिक्स्ड एसेट। ओ तेरी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो अलाउड नहीं है, बट मैनेजमेंट उसको फिक्स्ड एसेट मान रहा है। मैनेजमेंट के साथ मेरा डिस्कस हुआ कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आइडेंटिफाइबल नहीं है और कंट्रोलेबल भी नहीं है, तो ये रिलायबल इसका कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते। आपको तो पता है ना एसेट मेजरमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, इट शुड बी योर अंडर योर कंट्रोल एंड द कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजरेबल। लेकिन मैनेजमेंट इज क्वाइट रिजिड कि नहीं 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 आपको ठीक से नहीं आता, हम लोग तो ऐसे करेंगे, तो वो ऑडिटर को ध्यान नहीं दे रहा है। दस थ्रू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर के सीए रैंकर एक्सप्लेन करना चाह रहे विच टाइप ऑफ गुडविल में बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट फॉर विच द मैनेजमेंट गॉट जस्टिफाइड। तो रैंकर भाई साहब ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि मैनेजमेंट का बोलती बंद हो गया। आपसे पूछा जा रहा है उस रैंकर ने क्या एग्जाम्पल दिया होगा? समझ आया क्या बोला जा रहा है? देखो उसने मैनेजमेंट को क्या समझाया होगा। क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑडिटर मस्ट हैव गिवन टू द मैनेजमेंट। कौन सा एग्जांपल ऑडिटर दिया होगा मैनेजमेंट को समझाने के लिए? मतलब पता है इसका, अगर हम एक लाइन में क्वेश्चन बनाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तुमको इसमें से करेक्ट ढूंढना है। इफ एन आइटम, अच्छा तुरंत करेक्ट मिल जाएगा तो आगे का नहीं पढ़ेंगे। इफ एन आइटम मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट, जो आइटम इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन को मीट कर रहा है, वो मैंने अक्वायर किया ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब मर्जर वगैरह हुआ, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ गुडविल। तुम लोग अमलगमेशन कर रखा है ना, तो जब हम लोग बिजनेस अक्वायर किए, नहीं समझ में आया, और उस समय जब एक्सेस पेमेंट किए गुडविल का, तो वो तो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, टू बी रिकॉग्नाइज एट द डेट ऑफ अमलगमेशन। टिक मार यही सही है। दिस, और फिर जो बकवास लिखा हुआ है वो तो बकवास है, वो तो पढ़ करके भी लगेगा बकवास है। देखो, ओनली दोज गुडविल नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड जो टच, मतलब फिर तो पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट कुछ ही नहीं आएगा, बकवास बात लिखा हुआ है। बोलता है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना चाहिए, बकवास। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अरे क्लियर है? फिर 201 एमसीक्यू है।
तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा ना ये होगा कि इसके ऊपर कारो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट के अंदर है। ठीक है, कारो शैल नॉट अप्लाई, लिमिट्स रहता है ना, पेड अप शेयर कैपिटल, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ऑन द बैलेंस शीट इट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो इसका 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो सब जोड़ करके 1 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। बोलता है पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसका मेन पोर्शन यहां से है, फर्दर से पढ़ो। फर्दर सीए गोफी इज आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट क्वालिफाइड ओपिनियन वुड बी अप्रोप्रिएट, यहां से पूरा तामझाम दे दिया और बोला क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। अब बोलो ना ड्राफ्टिंग कैसे करेगा, जब वो ओपिनियन पैराग्राफ लिखेगा ना, ओपिनियन पैराग्राफ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग कैसे करेगा, आओ पढ़ते हैं। रेडी? इन आवर ओपिनियन, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होता है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। हम लोग कौन सा रिपोर्ट दे रहे थे, क्वालिफाइड, तो हम लोग बोल दिए कि ऐसे तो ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है एक्सेप्ट फॉर द क्वालिफाइड सेक्शन। क्वालिफाइड सेक्शन देख लेना, नहीं समझ आया क्योंकि वहां पर मेरा क्या है, क्वालिफिकेशन है, रिमार्क्स रिजर्वेशन है, तो यही सही है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, जब हम लोग को क्वालिफाइड रिपोर्ट देना होता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि क्वालिफाइड सेक्शन पढ़ लो, उसके अलावा ट्रू एंड फेयर व्यू है। लास्ट लाइन पढ़ो, 9 का लास्ट लाइन से हो जाएगा। क्या अदर ऑप्शन लेफ्ट है ऑडिटर के पास रिगार्डिंग ट्रेड पेएबल फॉर विच नो रिप्लाई फॉर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीव। सुनो ना, ट्रेड पेएबल यानी कौन, क्रेडिटर लोग, ऐसे 505 में मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन किया, उनसे रिप्लाई नहीं आया, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंसेस परफॉर्म करो, जैसे परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग विच में इंक्लूड एग्रीइंग द बैलेंस टू सब्सिक्वेंट कैश पेड। बिल्कुल, जैसे भी क्रिएटर्स, मैंने क्रिएटर्स से बोला भाई ये परचेज हुआ, बोला रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कैश पेड से वेरीफाई हो जाएगा, सब्सिक्वेंट कैश पेड से वेरीफाई करो, या पॉइंट नंबर बी करोगे, एक्सेप्ट द बैलेंस, एज्यूम कर लो, एज्यूम, फिर पॉइंट नंबर सी एज्यूम, ऑडिटर कोई चीज एज्यूम नहीं कर सकता, तो आंसर नंबर क्या होगा, ए। पढ़ो ये पूरा, सीए डैफी इज ऑडिटर ऑफ वगैरह वगैरह, लास्ट 2 साल से एजीएम नहीं हुआ, एजीएम नहीं हुआ, एंड दस द रेटिफिकेशन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट कुड नॉट, रेटिफिकेशन अब होता है कि हट गया है, हट गया है, तो तुम इंस्टीट्यूट को स्टूपिड मत समझना रेटिफिकेशन के बारे में लिखा, तो क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन है कि रेटिफिकेशन नहीं हुआ, तुमको घुमा रहा है, आंसर तो तुमसे वो सुनना चाहता है कि रेटिफिकेशन हट गया, अब होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो, हाँ रेटिफिकेशन अब होता है, रेटिफिकेशन पहले होता था ना कंपनी सेटलमेंट 2017 के पहले, अब तो एजीएम में कंफर्म करने का दरकार नहीं है, ये अगर नहीं पता तो केस खराब है। तो याद करो हम लोग क्या बोलते थे, अगर ऐसे भी अब तो रेटिफिकेशन होना नहीं है तो ऑडिटर को वेकेट करना पड़ेगा कि कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट नंबर ए, ऑडिटर में कंटिन्यू, कंटिन्यू तो है लेकिन रीजन देखो, चल रिजाइन हर क्या बस क्यों रिजाइन करेगा, बोलते रेटिफिकेशन नहीं वैसे, बकवास। दूसरा में भी कंटिन्यू है लेकिन बोर्ड को बोलेगा ये अपॉइंट करो इन अ प्राइवेट मीटिंग, गोवा में चलो बोर्ड के साथ, बकवास। कंटिन्यू ये तो सही आंसर है बट रीजन भी तो ढूंढना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, एमसीक्यू में रीजन के साथ आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर कसम से खाली एक ही ऑप्शन होता ना कंटिन्यू डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू, तो हम खाली कंटिन्यू को टिक कर देते, बट 3 जगह कंटिन्यू लिखा हुआ है। सी shall continue to hold the office of auditor as no such certification for appointment by members at every AGM exists. C is the correct answer. Are we through with this? So दोस्तों ये था आरटीपी बेस सारे के सारे एमसीक्यूज। ओके दोस्तों, करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो आप खुद से रेफर कर लें, और ये सारा क्वेश्चंस जो है ना ये भी एक बार पक्का से पढ़ करके जाएं, कुछ छोड़ करके नहीं जाएं। और यहाँ पर सजेस्टेड आंसर्स में आप बोलेंगे कहां से पढ़ेंगे, सजेस्टेड आंसर दिया हुआ है सारा, इंस्टीट्यूट सारा सजेस्टेड आंसर दे रखा है, एमसीक्यूज का भी, डिस्क्रिप्टिव का भी, एवरीथिंग।
और 3 रिवीजन क्लास जो है वो जल्दी आप लोग को करवा दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।